हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष प्रसाद स्वागत करता हूं आपका इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए बेटा, मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे यहां पर कि अभी से मैं इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा राजस्थान के करंट जीके के फैक्ट्स। हम राजस्थान करंट जीके पढ़ेंगे, साथ में हम भारत तक और इंटरनेशनल की चीजों को भी पढ़ेंगे। एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप एग्जाम दे रहे हैं, एसीपी का दे रहे हैं, चाहे आप आरएच का एग्जाम दें या किसी भी एग्जाम को दें, हमको जो तैयारी करनी है वो बड़ी बेसिक के साथ में करनी है। तो आपको यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं मंथली वाइज, जैसे हम मार्च से शुरू करेंगे, मार्च अप्रैल मई जून तक चलेंगे और वहां पर राजस्थान के चाहे वो चर्चित व्यक्ति हो, चर्चित स्थान हो, हर फैक्ट्स को हम बड़े आराम से, बड़े शानदार तरीके से करेंगे। और हमको कोशिश करनी है, आपका जो एग्जाम है वो अगस्त में आ रहा है, 18 अगस्त आपकी डेट है, लेकिन हमको कोशिश करनी है, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख और निशाना लगा, इस बंजर भूमि से भी जल निकलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान के लिए मार्च के जो फैक्ट्स हैं। मार्च में हम चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित स्थान, इन सबको पढ़ेंगे। और एक बात मैं आपका चाहना चाहूंगा कि साथ आपका रहेगा कि जो भी क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका सीधा आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। यहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम ऑप्शन के साथ भी चलेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होगा, लेकिन साथ में हर क्वेश्चन के साथ में 4-5 क्वेश्चन पर बात होगी। आप शानदार तरीके से पढ़ें, मुझ पर विश्वास रखें और हम आगे चलेंगे तो जरूर हमको सफलता मिलेगी। लीजिए, हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यह है कि 3 मार्च 2025 को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आरयूएचएस का कुलगुरु किसे बनाया गया था। आरयूएचएस, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। ऑप्शन है डॉक्टर प्रमोद येवले, डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और उत्कल रंजन साहू। देखिए, इसका आंसर क्या है आरयूएचएस का। इसके कुलगुरु बनाए गए थे डॉक्टर प्रमोद येवले। कुलगुरु का मतलब होता है वाइस चांसलर, वाइस चांसलर भी मतलब होता है। डॉक्टर जो प्रमोद येवले हैं ये महाराष्ट्र के हैं। एक बात अपनी याद ध्यान रखेंगे कि ये जो पदस्थापन हुआ है बेटा, ये बड़ा विवादित रहा है, क्योंकि जो प्रमोद येवले हैं ये डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट है। तो विवादों में रहा कि इनको आपने कुलगुरु क्यों बनाया था। यहां पर जो आरयूएचएस है, इसमें जो कुलगुरु इनको बनाया था वो हमारे राज्यपाल जो है, राजस्थान के राज्यपाल है, उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। राज्यपाल जो हमारे हैं वो है हरिभाऊ बागड़े, ठीक है, इन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। और एक इंटरेस्टिंग चीज, जो मैं चीज बोल रहा हूं बेटा, उनको भी आप लिख लेना कि जो राज्यपाल जो होते हैं वो किसी भी राज्य के अंदर, तो हमारी जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, कोटा यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां के वो पदेन चांसलर होते हैं। पदेन चांसलर या फिर कुल भीपति होते हैं, ठीक है। यानी जो राज्यपाल होगा वो ही आरयूएचएस का चांसलर होगा, वाइस चांसलर वो यहां पर है। आपको बात क्लियर है यहां पर, ठीक है। देखिए, पदेन का मतलब होता है जो इस पद पर होगा वो स्वतः ही यहां पर बन जाएगा। प्रमोद येवले कहां के हैं, महाराष्ट्र के हैं, ये बात समझ में आ गई है। हम राज्यपाल की बात करें तो थोड़ा सा यहां भी फैक्ट्स को मैं लेकर चलूंगा आगे कि हमारे जो प्रथम राज्यपाल है बेटा, वो राजस्थान की बात कर रहा हूं, वो है गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह है, ये याद रखेंगे। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है कि राज्यपाल में हमारे यहां पर 3 महिला राज्यपाल रही है, 3 महिला राज्यपाल रही है। पहली रही है प्रतिभा पाटिल, ठीक है। दूसरी रही है हमारे पास में प्रभा राव और तीसरी रही है मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा, ये 3 राज्यपाल महिला राज्यपाल रहे, जिनमें से अगर हम प्रतिभा पाटिल की बात करें तो प्रतिभा पाटिल हमारे राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल और हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति भी रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के साथ में हमने काफी चीजों को कर लिया है। अच्छा, और देखिए आप, जो आरयूएचएस है, आरयूएचएस है, ये इसका जो मुख्यालय है बेटा वो जयपुर में है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और जिस एक्ट यानी जिस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी वह है राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस एक्ट के इसके प्रावधान में इसकी स्थापना हुई थी। और आरयूएचएस के द्वारा ही 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, रिम्स की स्थापना की जा रही है। RIMS, रिम्स की स्थापना की जा रही है। रिम्स का मतलब राजस्थान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, एम्स की तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है। बाकी ऑप्शन में बात करें, डॉक्टर दीपक माहेश्वरी एसएमएस के प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, मैं बता देता हूं आपको। आप जब नीति आयोग की बात सुनेंगे, नीति आयोग, उस नीति आयोग के प्रथम
ये रहे उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और उत्कल रंजन साहू, उत्कल रंजन साहू अभी हाल ही में आरपीएससी का इनको चेयरमैन बनाया गया है। और शपथ किसने दिलाई थी? शपथ यानी इनको मनोनीत किया था हमारे राज्यपाल ने। तो देखिए हम इसी तरह मैं क्वेश्चन लेकर चलूंगा। आपने पहला क्वेश्चन किया है और इस क्वेश्चन के अंदर हमने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। लीजिए अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, राजस्थान के कौन से सांसद जिन्हें सांसद रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? देखिए सांसद रत्न पुरस्कार की बात करें तो हमारे जो एक लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि हमें जो हमारे सांसद हैं उनको इस तरीके का पुरस्कार देना चाहिए। उसी के तहत एक संस्था है प्राइम पॉइंट चेन्नई की संस्था है, प्राइम पॉइंट चेन्नई की संस्था है जो सांसद रत्न पुरस्कार देती है, जो सांसद रत्न पुरस्कार देती है। अभी उन्होंने लगभग 17 सांसदों को पुरस्कार दिया है, जिनमें राजस्थान के कितने हैं देखिए आप। इसमें राजस्थान के पीपी चौधरी, मदन राठौर, ये दोनों ही हैं, है ना। उत्तर हो जाएगा इसका 1 व 2। पीपी चौधरी पाली से सांसद हैं और मदन राठौर जो हैं वो राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं। देखिए आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने हाथ में कागज और पेन लेकर रखें, क्योंकि मैं क्वेश्चनों के साथ में और भी क्वेश्चन बता रहा हूं, तो आप उसको करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, सांसद रत्न पुरस्कार दिया है, एक नाम और आता है आपके पास में, वो है डॉक्टर मन्नालाल रावत। उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखें, डॉक्टर मन्नालाल रावत, ये उदयपुर से सांसद हैं। कहां से है बेटा? उदयपुर से। इनको भी सांसद रत्न पुरस्कार मिला है, लेकिन इस संस्था ने नहीं दिया है, इस संस्था ने नहीं दिया है उनको दिया है एम्स परिवार का एक महाराष्ट्र में एक संस्था है लातूर में, उन्होंने एक प्रोग्राम में इनको ये पुरस्कार दिया है। लेकिन मुख्यतः हम बात करें, दो की बात करेंगे, पीपी चौधरी और मदन राठौर की, ठीक है। अगर हम सांसद की बात करें, थोड़ा सा आप देखिए कि जो संसद है वो होती है लोकसभा प्लस राज्यसभा से। अब लोकसभा के अंदर जो सीटें हैं वो 545 है, लेकिन राजस्थान से जो लोकसभा में हम एमपी चुनकर भेजते हैं वो 25 है, ठीक है, 25 जाएंगे चुनकर। जबकि राज्यसभा के अंदर 245 है, जबकि राजस्थान से चुनकर जाएंगे 10। यानी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? 25, और राज्यसभा की कितनी है? 10 सीटें, ठीक है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये बिल्कुल लेटेस्ट है, जब मैंने पीपीटी बनाई थी तब इसके अंदर इसका आंसर मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव था, लेकिन अभी हाल ही में चेंज हुआ है। तो अब इसका आंसर जो है वो है न्यायाधीश KR श्रीराम। याद रख लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा कि हमारे मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम है, जो पहले मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। थोड़ा सा अलग बात करें, जो राजस्थान हाईकोर्ट है, यानी जो हाईकोर्ट है, इसकी स्थापना हुई है 29 अगस्त 1949 में। कहां पर हुई है? जोधपुर में हुई है बेटा। कहां पर हुई है? जोधपुर में हुई है। इसकी जो खंडपीठ है वो बनाई गई है जयपुर में। कहां बनाई गई है? जयपुर में इसकी खंडपीठ को बनाया गया है 1977 में इस खंडपीठ को बनाया गया है। राजस्थान जो हाईकोर्ट है, इसका एक ध्येय वाक्य है, वो है कि धर्मो रक्षितः रक्षितः। ये इसका एक मोटो, यानी मोटो वाक्य होता है ना, वैसे धर्मो रक्षितः इसका वाक्य है। राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम है, इससे पहले मोहन श्रीवास्तव थे, और सबसे जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं राजस्थान के, वो रहे कमलकांत वर्मा। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब तक हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय की कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। इनको जो नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 2117 के तहत, अगर आप थोड़ा सा जानना चाहें। और इनको जो शपथ दिलाते हैं वो राजस्थान के राज्यपाल जो हैं, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए आप, जो काफी अच्छा है, क्वेश्चन अभी करने के अंदर है। हमारे जो राजस्थान जो उच्च न्यायालय है बेटा, इसमें टोटल 50 न्यायाधीश होते हैं, 50 मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर, जिनमें से 38 स्थायी होते हैं और 12 अस्थायी होते हैं। उस 38 में से अभी वर्तमान में मार्च में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति और हुई है। कितने न्यायाधीशों की? 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है।
4 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, जिनमें से एक है आनंद शर्मा, दूसरे हैं मुकेश राज पुरोहित, एक है आपके पास में संदीप शाह और एक है बेनीवाल सर। तो ये 4 न्यायाधीश और बनाए गए हैं। अब हमारे राजस्थान में पूरे 38 न्यायाधीश हो चुके हैं जो स्थायी न्यायाधीश हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। अब मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में ही आ रही होगी। अगर आपको कुछ आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। कोशिश करेंगे कि और अच्छा ढंग से हम उसको पढ़ाएं, अच्छे ढंग से आपके पास में मैं चीजें लेकर आऊंगा। साहित्य राजस्थानी, इसमें देखते हैं हम, साहित्य राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ठीक है, साहित्य राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार। देखो नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या कहा गया है कि कोई साहित्य अगर दूसरी भाषा के अंदर होता है तो उसे हम राजस्थानी भाषा में अनुवाद करेंगे, है ना, उसको अनुवाद ट्रांसलेट करेंगे, तो वो पुरस्कार किसको दिया गया है? इसका उत्तर जो बताऊंगा मैं, उसका उत्तर है डॉक्टर सोहन दास चारण। डॉक्टर सोहन दास चारण, इन्होंने क्या किया है, एक गुजराती महाकाव्य था, गुजराती महाकाव्य था, उसका नाम था भीलो रो भारत। भीलो रो भारत, इसका ट्रांसलेट किया है किसमें? राजस्थानी भाषा में। और वैसे ये किसका था? ये भगवान दास पटेल, एक भगवान दास पटेल है गुजरात के, उनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन ट्रांसलेट किया था इसको डॉक्टर सोहन दास चारण ने, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और बता दूं आपको यहां पर कि साहित्य राजस्थानी अनुवाद जो पुरस्कार है ना बेटा, यहां पर ये 2 संस्थाओं द्वारा दिया जाता है। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। देखिए एक तो है हमारे पास में राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, ठीक है, और एक है राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी। ये चीज काफी कंफ्यूज करती है, जब हम पढ़ते थे तो हम भी कंफ्यूज होते थे, लेकिन अब आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। राजस्थान साहित्य अकादमी, इसका मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर में है। जबकि राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। कहां पर बेटा? नई दिल्ली में। अच्छा, इनके जो राजस्थान साहित्य अकादमी, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है दूलाराम, दूलाराम है, डॉक्टर दूलाराम, जो कि राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के हैं माधव कौशिक, माधव कौशिक। अब सुनिए आप, राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर में है, ये 8 पुरस्कार देती है। कई पुरस्कार है, मीरा पुरस्कार है, राघव रांगे पुरस्कार है, काफी पुरस्कार है, लेकिन इसमें से टॉपर जो पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो है मीरा पुरस्कार। वो कौन सा है? मीरा पुरस्कार। और 2024 का जो मीरा पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है रत्न कुमार सांभरिया को। किसको दिया गया है आप बताइए? रत्न कुमार सांभरिया को दिया गया है। और रत्न कुमार सांभरिया की पुस्तक है सांप, ये जयपुर के हैं, और इनकी पुस्तक है सांप। उस सांप पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है, मीरा पुरस्कार। ठीक है, अच्छा अब देखिए राष्ट्रीय साहित्य अकादमी भी 4 पुरस्कार देती है। यहां पर मोस्ट है, यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर। 4 पुरस्कार देती है। एक पुरस्कार तो आपको दिख ही गया, राजस्थान साहित्य अनुवाद पुरस्कार 2024 का, 25 का अभी तक नहीं दिया गया है, 25 का पुरस्कार नहीं दिया गया। दूसरा है सबसे बड़ा पुरस्कार इसका, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये दिया गया है, यहीं पर देखते हैं मुकुट मणिराज को दिया गया है। मुकुट मणिराज जो कहां के हैं? ये कोटा के हैं, और इनकी जो पुस्तक है वो है गांव री अम्मा। गांव री अम्मा ये रचना थी, इसके लिए इनको दिया गया है गांव री अम्मा। ठीक है, यहां पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी 24 का है, ये भी कब का है? 24 का है, 25 की घोषणा नहीं हुई है। तीसरा जो पुरस्कार है वो राष्ट्रीय साहित्य में, वो है साहित्य अकादमी यानी बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य बाल साहित्य पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार प्रहलाद सिंह झोड़ा को दिया गया है, प्रहलाद सिंह झोड़ा को दिया गया है। और इनकी जो रचना है वो है आपका म्हारी ढानी। रचना का नाम क्या है? म्हारी ढानी। इनको दिया गया, यानी बाल साहित्य यानी जो युवावस्था के अंदर है, बच्चे हैं जो लिख रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो प्रहलाद सिंह झोड़ा है। अब ये अभी जून के अंदर ही, हाल ही में, मैं आपको बताना जरूरी है कि जून में ही इस पे 25 यानी 2025 की भी घोषणा कर दी गई है। 2025 के साहित्य पुरस्कार की भी, बाल साहित्य पुरस्कार की भी घोषणा कर दी गई, इसलिए इसको जानना जरूरी है। अब 2025 के अंदर जो दिया गया है, वो दिया गया है बेटा इसके अंदर, वो है बीरबल टांक। किसको दिया गया है? बीरबल टांक। इनको लिख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। दे कौन रहा है? सब राष्ट्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली दे रही है इन पुरस्कारों को। इनकी रचना थी छोटा
छोटा री बात, छोटा री बात के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है। अच्छा, चौथा पुरस्कार जो अंतिम पुरस्कार है वो है युवा पुरस्कार, साहित्य युवा पुरस्कार। और ये दिया जाता है 35 साल से कम उम्र की आयु के व्यक्ति को, 35 साल से। और ये दिया गया है 24 का सोनाली 2024 को दिया गया है सोनाली सुथुर को, सोनाली सुथुर उनको दिया गया है। इनकी रचना है माहे सुथुर नाम से रचना है, उनको दिया गया है। लेकिन इसकी भी 2025 की घोषणा हो चुकी है, 2025 की युवा पुरस्कार की भी घोषणा हो चुकी है और बाल साहित्य पुरस्कार की भी घोषणा हो चुकी है। और 25 में दिया गया है ये दिया गया है मेघराज मेघवाल को, प्रेमराज मेघवाल को, माफ कीजिएगा, प्रेमराज मेघवाल को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, प्रेमराज मेघवाल को पुरस्कार दिया गया है। और इनकी रचना है धानी रा रोक, धानी रा रोक। अब मुझे बताइए कि क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन आपने जान लिया कि राजस्थान साहित्य अकादमी राजस्थान में काम कर रही है, उनके पुरस्कार, और ये राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पूरे भारत पर काम कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसमें एक चीज और हमको देखनी है बेटा कि आप यहां पर जब देख रहे हैं क्वेश्चन को, जब देखेंगे आप तो यहां पर आपको ये बात भी पता पड़ रही है कि जैसे रतन कुमार सांवरिया कहां के, जयपुर के हैं। ठीक है, तो इन चीजों को भी हमको ध्यान से रखना है कि रचना को भी ध्यान रखना है और इनको इस चीज को भी ध्यान देखना है हमको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। सितंबर 2024 में किस लेखक को राजस्थान साहित्य में असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं मैडम आपको। जब भी हम इसको याद करते हैं तो आपको याद करने में आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए कि जैसे दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया जा रहा है राजस्थान साहित्य में असाधारण सेवा के लिए, ये पहले याद कीजिए, फिर इसका आंसर देखिए आप। जैसे मैं बताऊं आपको, अभी हमने यहां पर किया, यहां पर मैंने कैसे याद करता हूं, जैसे मैंने बात किया कि युवा पुरस्कार, तो मैंने याद किया युवा पुरस्कार, युवा कौन होते हैं, युवा प्रेम, तो प्रेम से याद कर लिया मैंने, है ना, युवा व्यक्ति प्रेम करते हैं, तो प्रेमराज मेघवाल। ऐसे आप थोड़ा छोटे ट्रिक बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसकी जो दिया गया पुरस्कार वो दिया गया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया। अब जो ये पुरस्कार देते हैं बेटा, ये पुरस्कार है, एक संस्था है राजस्थान रत्नाकर संस्था, राजस्थान रत्नाकर संस्था है जो प्रवासी जो राजस्थानी उनके द्वारा स्थापित हुई, प्रवासी जो राजस्थानी उनके द्वारा स्थापित हुई है, समझ रहे हैं आप। ये पुरस्कार देती है, एक तो देती है दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार जो दिया गया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। इनकी एक रचना और बहुत फेमस है, उसका नाम है पागी, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अच्छा, इसके अलावा 2 पुरस्कार और देते हैं, 2 और 3, ये और देख लीजिए। दूसरा पुरस्कार है श्री बागला साहित्य पुरस्कार, श्री बागला साहित्य पुरस्कार। आप देख लीजिए कि क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन निकालते हैं। तो श्री बागला साहित्य पुरस्कार मिलता है श्रेष्ठ जो राजस्थानी पुस्तक होती है उसके लिए, श्रेष्ठ राजस्थानी पुस्तक के लिए। और ये दिया गया है आप में डॉक्टर कृति शर्मा को दिया गया है, कौन सा, श्री बागला साहित्य पुरस्कार। और ये कहां की है, ये आपके हनुमानगढ़ की है। और इनकी रचना थी बात एक रात्रि, बात एक, दूसरा कलर ले लेते हैं हम, ये अच्छा रहेगा, बात एक रात री, ये रचना के लिए इनको दिया गया है। तीसरा पुरस्कार वो है श्री रूपाराम साहित्य पुरस्कार, श्री रूपाराम साहित्य पुरस्कार। ठीक है, इसके लिए ये दिया गया है शंकर सिंह राजपुरोहित को दिया गया है जो बीकानेर के। ठीक है, तो राजस्थान रत्नाकर संस्था 3 पुरस्कार देती है, एक दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार जो आपके डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल है, दूसरा श्री बागला साहित्य पुरस्कार, और एक श्री रूपाराम पुरस्कार है जो एक तरीके से लोक गायन में दिया जाता है, लोक गायन में, ना। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो पहले आपको फोकस करना है सुंदर कांति जोशी महिला पुरस्कार। देखिए, सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार एक तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, एक प्राइवेट संस्था देती है। अब इस संस्था ने यहां पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है सोनिया बिजावत को। किसको दिया है? सोनिया बिजावत को। ठीक है, मैंने इसको कैसे याद किया, देखो लाइफ
लाइफ क्या होती है? तो ये छोटी सी ट्रिक है बेटा, अगर आप याद करेंगे तो आपको मजा आएगा। लाइफ क्या होती है? लाइफ बड़ी सोनी होती है, सोनी यानी अच्छी होती है। तो मुझे याद रहेगा कि सोनिया बिजावत को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, 2 पुरस्कार और दिए गए, एक सीनियर वर्ग में दिया गया, सीनियर वर्ग में, तो सीनियर वर्ग में जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया कौशल्या चौधरी को। कौशल्या हम याद कर सकते हैं, कौशल्या जैसे श्री राम की माता है तो काफी सीनियर है, इसलिए कौशल्या चौधरी हो गया। और मैना सियोल को दिया गया है आपके जूनियर वर्ग का, जूनियर वर्ग का पुरस्कार दिया गया है। तो ये 3 पुरस्कार आपके पास में आ गए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सोनिया बिजावत को दिया गया है। ठीक है, मुझे आप बताइए, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी बेटा। हम ऐसे ही धीरे धीरे होले होले करके हम चीजों को पढ़ेंगे। जैसे अभी हम राजस्थान का मार्च पढ़ रहे हैं, अप्रैल भी पढ़ेंगे, मई भी पढ़ेंगे। मैं आपके लिए इसमें जो हमारे पास में बजट आया है, बजट के बारे में बात करूंगा, खेलों के बारे में बात करूंगा, धीरे धीरे सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर हम बेसिक से चलें, हम चीजों को बिल्कुल तोड़कर करें, तो एक तो क्या होता है कि आप चीजों को एक साथ याद करें और चीजों को आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें आप, तो आपको आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। हमको वही करना है ना। चीजें तो आपको हर जगह मिल जाएगी, प्लेटफॉर्म पे हर जगह मटेरियल मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं चाह रहा हूं यहां पर आपको आसान भाषा में सब चीजें मिले। ठीक है, अगला देखिए, 25 मार्च 2025 को आरसीए द्वारा पहली बार हनुमंत सिंह अवार्ड यानी सीनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसको दिया गया है? देखो, आरसीए जानते हैं आप, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, इसकी बात हो रही है। ठीक है, मुख्यालय अपना जयपुर में है। आप जानते हैं इनके जो अध्यक्ष थे वैभव गहलोत थे, लेकिन अभी उनको हटा दिया गया है और अभी कौन है? अभी एक समिति है, वो समिति इसका कार्यकाल संभाल रही है। तो हनुमंत सिंह अवार्ड दिया गया सीनियर वर्ग में। यहां पर ये ऑप्शन है आपके पास में, ये दिया गया महिपाल लोमरार और सुमन मीना को दिया गया सीनियर वर्ग में, इसमें सीनियर वर्ग के अंदर। लेकिन अगर हम इससे बात करें इसमें पहली बार, हाँ एक बार और ध्यान रखना, जो ये अवार्ड दिए गए हैं, इन अवार्ड का जो नाम रखा गया है वो रखा गया अभिमान अवार्ड। क्या रखा गया है? अभिमान अवार्ड। पहली बार दिया है राजस्थान क्रिकेट ने, तो इनका नाम रखा अभिमान अवार्ड। इसमें कुछ अवार्ड और हैं, एक है सलीम दुर्रानी अवार्ड, सलीम दुर्रानी अवार्ड, ये दिया गया है 23 जो आयु वर्ग है उनको दिया गया है, और वो दिया गया है मोहित चांगरा और उषा प्रेरिया को। इसके अलावा एक और पुरस्कार है, वो है किशन रुंगटा, किशन रुंगटा अवार्ड, ये दिया गया है 19 आयु वर्ग में, 19 आयु वर्ग में, और ये दिया गया है जतिन सैनी और मैना सियोल। मैना सियोल अभी अपने नाम पढ़ा था, हमने किया था, जो सुंदरकांति जोशी अवार्ड था वो दिया गया था जूनियर के अंदर। ठीक है, और एक पुरस्कार जो है वो है लक्ष्मण सिंह पुरस्कार, लक्ष्मण सिंह पुरस्कार, और ये दिया गया यथार्थ भारद्वाज और धरती माथुर को 15 से 16 आयु वर्ग में, 15 से 16 आयु वर्ग में। तो आप इस तरीके से तोड़ेंगे तो बेटा याद रहेगा। आपको याद रखना राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, फिर आपको याद रखना है कि लक्ष्मण हनुमंत सिंह अवार्ड इनको दिया गया है, फिर थोड़ा सा अगर हम 23 में आएंगे तो फिर आपके पास में यहां आ जाएगा, और फिर आपके पास में ये आपके 19 आयु वर्ग और ये 15-16 आयु वर्ग में। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम यहां पर। हाँ लीजिए देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि 6 मार्च 2025 को आईटीबी बर्लिन द्वारा राज्य के किस राजनेता को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया? देखिए, एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि आप में से मुझे जहां तक मुझे लगता है कि कुछ सभी विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड के होंगे। देखिए बेटा, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से रहा हूं, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं, वैसे आर्ट्स के भी करते हैं, उनकी सोचने की यानी चीजों को लेने की जो चीज क्षमता होती है वो अलग प्रकार से होती है। आप थोड़ा सा साइंटिफिक ढंग से लें, चीजों को जोड़ते हुए याद करें तो आपको मजा आएगा, है ना। आप इनको रटे ना, आप चीजों को समझें कि यहाँ पर क्यों आया ऑप्शन, जैसे ऑप्शन भी आया तो ऑप्शन की बात भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए 6 मार्च को आईटीबी बर्लिन, देखिए आईटीबी बर्लिन विश्व का, बर्लिन कहां पर है? जर्मनी में। ये विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन मेला है, सबसे बड़ा पर्यटन मेला है बेटा। ठीक है, और यहां पर एक संस्था काम करती है, उसका नाम है पटवा। पटवा क्या नाम है? पटवा। पटवा है, आप समझ जाएंगे, पैसिफिक एशिया टू राइटर एसोसिएशन। P फॉर पैसिफिक, A फॉर एशिया, राइटर, W फॉर राइटर एसोसिएशन। इन्होंने एक अवार्ड दिया है, ये अवार्ड दिया है कि विमेन टूरिज्म का अवार्ड दिया है, और ये दिया गया है दिया कुमारी। दिया कुमारी, दिया कुमारी हमारी एमएलए है, साथ में दिया कुमारी जी पर्यटन मंत्री भी है, और आपको ध्यान होगा कि ये उप मुख्यमंत्री भी है। राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री है, दिया कुमारी जी और एक श्री प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, सिद्धि कुमारी, वसुंधरा राजे, डॉक्टर शिखा नील बरावा,
ये सब क्या है, हमारी महिला एमएलए हैं। हमारी जो 16वीं विधानसभा है ना बेटा, इसके अंदर अभी वर्तमान में 21 एमएलए महिला हैं। ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा कभी भी आ जाता है तो ध्यान रखना है। वैसे तो 20 ही है, लेकिन अभी एक उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में एक महिला आई है, तो अभी 21 महिला एमएलए है। ठीक है, याद रहेगा, दिया कुमारी याद रहेगा आपको, आईटीबी बर्लिन के साथ में विमेन टूरिज्म। और आपको थोड़ा सा याद भी रहेगा कि तो दिया कुमारी जी वैसे भी काफी एक्टिव महिला रही है, तो टूरिज्म के लिए इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के कारण ही मैं आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन में ही हम काफी क्वेश्चनों को आगे लेके चलेंगे, योजनाएं सारी इधर आई है, वो बताऊंगा कैसे। देखिए 2026 से राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा, है ना। देखिए राजस्थान दिवस मनाने का मैं थोड़ा सा बताता हूं तुम्हें। देखिए राजस्थान जो दिवस है, हमारे जो राजस्थान का जो एकीकरण था बेटा, राजस्थान का जो एकीकरण था वो 7 चरणों में हुआ था, जिनमें चौथा चरण था वो था 30 मार्च 1949 में। कब था? 30 मार्च 1949 में। ये 30 मार्च की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी दिन ही हमारे जो राज्य है इसकी राजधानी जयपुर को क्या किया था? निश्चित किया गया था। जयपुर को निश्चित किया गया था। आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इतने सालों से 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? और कोई डेट नहीं थी क्या? 30 मार्च ही क्यों मनाए? मैं बता देता हूं कि इस दिन क्या हुआ, जयपुर को निश्चित किया गया राजधानी है। एक समिति थी, सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति। इस समिति ने क्या किया था? निश्चित किया था कि हमारे जो राजस्थान की राजधानी अब जयपुर रहेगी। पहले आपको ध्यान है, पहले अलवर थी, भरतपुर थी, कभी कोटा बन रही थी, लेकिन अब जयपुर रहेगी। और साथ में मुख्यमंत्री जो थे वो हीरालाल शास्त्री जो थे, हीरालाल शास्त्री, उनको मनोनीत कर दिया था। उनको क्या कर दिया था? मनोनीत कर दिया था बिना चुनाव। इसलिए 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। लेकिन राजस्थान दिवस हम 30 मार्च को मनाते हैं बेटा, वो आप समझ रहे हैं, लेकिन इसी दिन ही एक तिथि थी, और वो तिथि थी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि जब 30 मार्च इस तिथि को आता है तो आने वाला जो 2026 आएगा उससे आगे जब भी हम राजस्थान दिवस मनाएंगे, अब डेट से नहीं मनाएंगे, हम तिथि से मनाएंगे। और तिथि कौन सी आएगी? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो आपको याद रखना है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। क्लियर है? बिल्कुल। अब आपको यह भी ध्यान हो गया होगा कि हम राजस्थान दिवस 30 मार्च को क्यों मनाते थे। अच्छा, मैं आपको कह रहा था इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस बार एक सप्ताह, इस मतलब जो राजस्थान दिवस था इसका सप्ताह मनाया गया है, एक ये मान लीजिए उत्सव के रूप में, 25 मार्च से 31 मार्च। उसके अंदर काफी योजनाओं के बारे में बात की, हम आगे बात करेंगे, तो वहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जगुआर। ये थोड़ा सा भारत के भी कुछ क्वेश्चन आ गए। वैसे मुख्यतः हम राजस्थान पे बात की थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन भारत पर भी आ गए, हम उनकी बात करेंगे। जगुआर फाइटर जेट, लीजिए जी, जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में शामिल प्रथम महिला पायलट कौन है? जगुआर फाइटर जेट के अंदर इसका आंसर है आपके पास में, ऑप्शन दे रखे हैं, मोहना सिंह, तनुष्का सिंह, अंजू राठी राणा, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह। आप कैसे भी जोड़ लीजिए कि जगुआर को जोड़ लीजिए तनुष्का से, कैसे भी आप अपने हिसाब से जोड़िए तो आपको याद रहेगा। तो तनुष्का सिंह जगुआर फाइटर में। यहां पर जो मोहना सिंह जो राजस्थान से है, ये जो तेजस फाइटर प्लेन होता है उनकी पहली महिला पायलट है। तेजस फाइटर प्लेन की पहली महिला पायलट है, महिला पायलट है, याद रहेगा आपको। ओके, तो तनुष्का सिंह तो जगुआर की है और मोहना सिंह आपकी तेजस की। अंजू राठी राणा कौन है? देखिए अंजू राठी राणा जो भारतीय विधिक सेवा है, जो अपनी न्यायालय की सेवा हो, उसमें प्रथम महिला विधि सचिव बनाया गया है। विधि सचिव बनाया गया है किसको? अंजू राठी राणा को प्रथम महिला विधि सचिव बनाया गया है। किसमें बनाया गया है? यह बनाया गया है भारतीय विधि सेवा में, यानी जो कानून की सेवा है उसमें इनको यहां पर बनाया गया। ओके जी, क्लियर है? अच्छा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं कभी बार काफी। देखिए मार्च 2025 में नीति आयोग ने, देखो मैडम, मेरा इतना क्वेश्चन को एनालिसिस करने का यही कारण है कि हम क्वेश्चन के साथ में और चीजों को भी साथ में ले लें। इसलिए मैं, आप सोच रहे होंगे मैं करंट जी कह, लेकिन करंट जी के साथ मैं भूगोल में भी जा रहा हूँ, पॉलिटिकल में भी जा रहा हूँ, जहां जहां चीजें जुड़ रही है वहीं पर हम आगे जा रहे हैं, है ना। तो आप चीजों को लेकर चलिए।
2025 में नीति आयोग का पूर्णकालीन सदस्य बनाया गया था। तो पहले हम नीति आयोग की बात करें। देखिए नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल, एंड फॉर नेशनल, है ना, इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, या इसका हिंदी में नाम होता है भारतीय परिवर्तन संस्था। भारतीय परिवर्तन संस्था। देखिए इनकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। लेकिन इससे पहले कुछ था सर। इससे पहले क्या था सर, आपके पास में योजना आयोग था। योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग। और योजना आयोग आपके 1950 से था, जिसका स्थान बाद में नीति आयोग ने ले लिया था। नीति आयोग का काम क्या है? इसका काम यह है कि आप राज्य और केंद्र के बीच में सामंजस्य बनाएं, नीतियों का निर्माण करें, कहां पर शिक्षा में खर्च हो रहा है, कहां स्वास्थ्य में खर्च हो रहा है, उन सब पर बातें करें। नीति आयोग ये क्या है? एक गैर संवैधानिक इकाई है। ये गैर संवैधानिक निकाय है। अच्छा, एक खास बात और आपको नहीं मिलेगी, इसका भी एक मोटो वाक्य है। जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय का क्या था? धर्मो रक्षित रक्षित है। इसका एक मोटो वाक्य सुनिए आप। इसका जो ध्येय वाक्य है किसका? नीति आयोग का। पेन चेंज कर लेते हैं, मजा आएगा। देखिए आप, इसका है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये इसका मोटो वाक्य। अब जो नीति आयोग है ना बेटा, नीति आयोग के अध्यक्ष एक रहे उपाध्यक्ष और एक रहे सचिव। अब आप देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष है ना बेटा, वो प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन पद है। पदेन, पदेन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जो पद पर रहेंगे वो स्वतः ही बन जाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि राज्यपाल होते हैं वो सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी पहले अध्यक्ष रहे हैं नीति आयोग के, और अभी वर्तमान में भी। उपाध्यक्ष की बात करें हम, है ना, उपाध्यक्ष की बात करें, जैसे ये सचिव को हम सीईओ बोल देते हैं, सीईओ। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम इसमें सीईओ बोल देते हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो अभी उपाध्यक्ष कौन है इसके अंदर? उपाध्यक्ष हमारे पास में है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी, यहां पर, है ना, सुमन बेरी है। आप इसमें इस चीज को भी ध्यान रखें आप एक बार, कि सचिव सीईओ है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। हाँ, है ना। और सचिव जो आएंगे इसके अंदर, वो आएंगे BR सुब्रमण्यम। कौन है? BR सुब्रमण्यम। यानी सुमन बेरी आपके उपाध्यक्ष हो गई और सचिव हो गए आपके BR सुब्रमण्यम। पहले उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? वो हैं अरविंद पनघड़िया। मैंने पहले भी बात की थी आपसे, अरविंद पनघड़िया पहले उपाध्यक्ष रहे हैं, पहले उपाध्यक्ष रहे हैं। और आपके पास में सचिव जो रहे हैं वो रहे खुल्लर साहब। पहले कौन रहे? खुल्लर साहब। अब इसी नीति आयोग में पांच पूर्णकालिक सदस्य बनाए जाते हैं। 5 पूर्णकालिक सदस्य बनाए जाते हैं, 5। ठीक है, इस 5 पूर्णकालिक सदस्य में अभी जो सदस्य बनाया गया है वो बनाया गया राजीव गौबा को। किसको बनाया गया है? राजीव गौबा साहब को इसके अंदर, अभी इसके अंदर अध्यक्ष यहां पर बनाया गया है। ठीक है, तो आपको ये चीजें यहां पर याद रहेगी। ओके जी, तो यहां पर 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, इसमें किसको बनाया गया? राजीव गौबा साहब को बनाया गया। तो ये पूरा एक चार्ट हो गया आपके पास में, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहां पर, 14 मार्च 2025 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा नहीं था, लेकिन इसका एक फैक्ट इतना अच्छा लगा, मैंने कहा इसको करना चाहिए। देखिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA है। ठीक है, इसको गठबंधन किससे है? ये फ्रांस और भारत मिलकर करता है, फ्रांस और भारत मिलकर करता है। लेकिन खास बात है कि इसका मुख्यालय, एक पहली अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय कहां पर है? भारत में है। और भारत में कहां पर? गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में। अब इसको गुरुग्राम ही बोलेंगे आप, गुड़गांव थोड़ी बोलेंगे, गुरुग्राम। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनमें से आशीष खन्ना को किया गया है, आशीष खन्ना। बाकी ऑप्शन की बात करें, बी के सारस्वत, ये जो पूर्णकालिक सदस्य की बात की थी मैंने आपसे अभी बनाया गया था राजीव गौबा साहब, उनमें से एक और है सुनील बेनीवाल और मुकेश राजपुरोहित। ये राजस्थान उच्च न्यायालय में जो 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, उनमें से 2 नाम है आपने पढ़े थे, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित, आनंद शर्मा, और एक हमने पढ़ा था संदीप शाह। ठीक है, ये 4 जो न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे उनकी बात हो रही।
आगे देखते हैं, हम बिल्कुल होले होले चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, आपको चीजों में मजा भी आ रहा होगा, हम देख भी रहे हैं। देखिए प्रदेश का पहला वन्य जीव फूड बैंक कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया है? पहले दिमाग में ही आना चाहिए कि सर वन्य जीव फूड बैंक है क्या। देखो ये क्या है कि जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है या फिर टाइगर रिजर्व है, उसके पास में जो वन्य जीव हो उनके लिए आप खाने का प्रबंध कर दें, जैसे उनको बाहर जाना नहीं पड़े, जैसे मान लीजिए कभी जो आबादी वाले क्षेत्रों में आते वो ना हो, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है। तो ये कहां पर स्थापित किया गया है? ये किया गया है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में किया गया है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में किया गया है। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज देखें आप, यहां पर हम देखते हैं कि इसी में ही राजस्थान का प्रथम ग्रासलैंड भी बनाया गया है। ग्रासलैंड वही जगह है जहां पर हम वन्य जीवों के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। ये कोटा के अंदर, क्योंकि मुकुंदरा हिल्स भी कहां पर? कोटा, यानी इसके पास में ही एक है, उसका नाम है किशोर सागर क्षेत्र। किशोर सागर क्षेत्र, उस सागर क्षेत्र में कोटा के अंदर एक झील है, उसका नाम है किशोर सागर क्षेत्र। उसके आसपास में ही राजस्थान का पहला ग्रासलैंड बनाया गया है जो वन्य जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करेगा। अब देखिए आप यहां पर टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो हम बात करें कि जो प्रोजेक्ट आया था भारत में, जो टाइगर प्रोजेक्ट आया था बेटा, वो आया था आपके 1973 में आया था, डेट को याद कर लीजिएगा। आया कैसे था? एक अधिनियम था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था 1972 में। ओके जी, 1972 में। तो हम बात करें कि सर ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व तो एक टाइगर रिजर्व है, तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन था? तो भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व था उसका नाम था जिम कॉर्बेट, जो कहां पर है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। अच्छा राजस्थान में कितने हैं सर? राजस्थान में बेटा 5 टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में। राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 5। राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से सर? देख लीजिए, बता देते हैं हमको कौन कौन से हैं। देखिए पहला टाइगर रिजर्व है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सबसे पहला। दूसरा है सरिस्का बाघ अभयारण्य, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, चौथा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और पांचवा जो है वो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। बेटा हो सकता है कि थोड़ा सा या तो मेरी स्पीड ज्यादा हो या स्लो हो, हम बाद में मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको यहाँ पर काफी चीज ऐसी मिलेगी जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छी होगी। तो आप प्लीज देखिए उनको, आप है ना। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में कितने हैं? 5 हैं। तो अगर हम बात करें कि सर ये जो है 53वां है, लेकिन बेटा अभी हाल ही में ही 2 टाइगर रिजर्व हैं। टोटल कितने हैं भारत में? भारत में टाइगर रिजर्व टोटल 58 हो गए बेटा, 58। और अभी 2 हुए हैं, 2 की घोषणा हुई है। एक तो ये रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी, और दूसरा हुआ माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों टाइगर रिजर्व कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में अब टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई 9। कितनी हो गई है? 9। यानी पूरे भारत में टाइगर रिजर्व 58 है। अभी हाल ही में लेटेस्ट बनाए गए रातापानी माधव राष्ट्रीय उद्यान एमपी में सर्वाधिक 9, और राजस्थान में कितने हैं? 5 है। ओके जी। और जो हम बात कर रहे हैं वन्य जीव फूड बैंक की, वो कहां पर है? आपके मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। हाँ एक चीज और देखिए कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है इसके बारे में ध्यान कौन रखता है? वो रखता है नेशनल टाइगर कोऑपरेशन एजेंसी, यानी एनटीसीए, राजस्थान बाघ संरक्षण अधिनियम या एजेंसी है जो टाइगर्स पे इन पर ध्यान रखती है। आगे हम देखते हैं अगला। अभी हाल ही में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र टंगस्टन और लिथियम के भंडारों के लिए चर्चा में है? टंगस्टन और लिथियम के लिए देखिए, लिथियम को हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, और इनके लिए चर्चा में रहा है अभी डेगाना नागौर। डेगाना के अंदर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है रेवंत की पहाड़ी, जहां पर टंगस्टन और आपके लिथियम का भंडार मिला है। क्वेश्चन सीधा आता है और आपको बड़े ध्यान से इसको करना है, रेवंत पहाड़ी। ठीक है, अब जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं उनको सही लग रहा होगा, और जो ये थोड़ा सा इधर उधर देख रहे हैं वो बिल्कुल सामने देखें, आपको चीजें समझ में आएगी बिल्कुल शानदार तरीके से। अच्छा ऑप्शन में बात करें तो खेतड़ी झुंझुनू ये आपके तांबा के लिए, फोदरीबा अलवर के लिए, और कपूड़ा जो बीकानेर में है जो लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है। किसके लिए? लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है। कौन सा? कपूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मई 2025 में देश में पहली बार पोटाश खनिज की नीलामी किस राज्य से शुरू की है? पोटाश खनिज की, एक रासायनिक खनिज है
इसकी शुरुआत की है राजस्थान से। कहां से की है? राजस्थान से। और राजस्थान में भी कहां से की है बेटा? हनुमानगढ़ और गंगानगर से की है। हनुमानगढ़ और गंगानगर से की है। अगर आपके पास में जिले आ जाए तो जिले कर देंगे, और अगर राज्य आ रहा है तो राजस्थान है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च 2025 में पहला गोपालक राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? गोपालक राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां आयोजित हुआ? जयपुर में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, और इसका आंसर है पिंजरपोल गौशाला, जयपुर सांगानेर में। पिंजरपोल गौशाला, जहां पर हमको थोड़ा रुकने की जरूरत है, जहां पर है वहां पर हम कर रहे हैं, बाकी तो हम बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान का प्रथम गो अभ्यारण्य कहां पर है? आपने बाघ अभ्यारण्य चुन लिया, भालू अभ्यारण्य चुन लिया होगा, लेकिन ये गो अभ्यारण्य कहां पर है? गाय की बात हो रही है ना, तो राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य है नापासर गौशाला, बीकानेर में। नापासर गौशाला, बीकानेर में, ठीक है। तो पहला गो अभ्यारण्य कहां पर आएगा? नापासर गौशाला, बीकानेर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अप्रैल 2025 में, 1 अप्रैल 2025 में, डेट को थोड़ा सा याद रखना, 1 अप्रैल 2025 में प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक संस्थान का उद्घाटन कहां किया गया था? इसका उद्घाटन कहां किया था? नाम से पता पड़ रहा होगा, इंटेलिजेंस इन एआई की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, और ये किया गया है उद्घाटन निम्स यूनिवर्सिटी में किया गया है, निम्स यूनिवर्सिटी में। और मैंने अभी बात की थी ना आपको कि राजस्थान दिवस पर 7 जो कार्य किए गए, 7 जो दिवस चलाए गए, तो उन सभी योजनाओं में इसकी घोषणा की गई है। राजस्थान सरकार और निम्स यूनिवर्सिटी के बीच में एमओ है और एमओयू है, और इसका एक उद्देश्य यह है कि राजस्थान को क्या करना है, उसमें राजस्थान के अंदर डिजिटल नवाचार करना है, डिजिटल नवाचार करना है, और एक रोबोटिक्स की बात है, इसके अंदर क्या करना है, राजस्थान को अग्रणी करना है, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये कहां पर इसका उद्घाटन किया गया था? निम्स यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्टेट रिमोट सेंसिंग, देखिए रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन, यानी इसका नाम आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए इसरो, इसरो आ जाना चाहिए। इसका उपकेंद्र कहां शुरू किया गया है? यानी आपके पास में राजस्थान स्टेट रिमोट सेंसिंग जो एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र कहां पर है, तो इसका केंद्र कहां पर? केंद्र तो जोधपुर में है, और उपकेंद्र है अब खोला गया है जयपुर में। उपकेंद्र कहां खोला गया है? जयपुर में। आप चीजों को तोड़ कर रखिए, और जो ये बच्चे इधर उधर दीवार पे सटे हुए बैठे हैं वो बिल्कुल सामने देखें, है ना, सामने देखेंगे। आप अपने आप से रुचि में से अगर अच्छे ढंग से देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। दीवारों के सटके ना बैठे, बिल्कुल सामने बैठे। तो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है? उपकेंद्र जयपुर में है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसका मुख्य कार्य क्या है कि इसरो के साथ में जल संरक्षण और पर्यावरण के लिए, यानी पर्यावरण के लिए, इसके लिए कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राजस्थान में थार महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया था? है ना, अलग अलग, देखिए हम क्वेश्चन जो है अलग अलग क्षेत्र के आ रहे हैं, कभी रोबोटिक्स के आते हैं, कभी कहां पर आते हैं। ये करंट जीके का मामला है, करंट जीके बिखरी होती है, वो कभी पॉलिटिकल्स में आएगी, कभी आप भूगोल में से पढ़ेंगे, कभी आप इकोनॉमिक्स में से पढ़ेंगे, तो आपको चीजों को लेकर चलना है। देखिए थार महोत्सव आयोजित किया गया है 11 से 12 मार्च 2025 को किया गया है। किया कहां पर गया है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। कहां पर? बाड़मेर में किया गया है, बाड़मेर में। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी रंग रेगिस्तान की, इसकी थीम थी रंग रेगिस्तान की। अच्छा, इसको आयोजित कौन करता है? पर्यटन विभाग करता है सर, पर्यटन विभाग करता है सर। अच्छा, पर्यटन विभाग करता है, तो मुझे बताइए पर्यटन मंत्री कौन है? बात कर चुका हूं, पर्यटन मंत्री कौन है राजस्थान की? कौन है? दिया कुमारी जी हैं। कौन है? दिया कुमारी जी पर्यटन मंत्री है। ओके जी, तो ये याद रखना, थार महोत्सव कहां हो रहा है? बाड़मेर। आप जैसलमेर में, जोधपुर में कंफ्यूज मत हो जाना, बाड़मेर में आना है ना, बाड़मेर में। आगे देखिए आप, इसको यूं भी कर सकते हैं कि थार है, थार जब महोत्सव हुआ तो लोगों की बाढ़ आ गई, वहां पर लोगों की क्या आ गई? बाढ़ आ गई, लोग देखने के लिए चले गए, तो बाड़मेर याद रह जाएगा। मार्च 2025 को स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के किन किन शहरों के 2-2 नगर निगमों को एक करने की अधिसूचना जारी की? किन किन शहरों के? देखो बता दूं मैं कि हमारे यहां पर 13 नगर निगम थे, लेकिन अब केवल 10 नगर निगम हो गए हैं। 10 क्या हो गए? नगर निगम हो गए। और ये हुआ कैसा है कि जो प्रशासन था वो थोड़ा सा उलझा हुआ था, नगरों में टकराव हो रहा था नगर निगमों में, इसलिए किया गया है।
और 3 है इसमें, जयपुर, जोधपुर, अजमेर नहीं है, जयपुर, अजमेर नहीं है, जयपुर, जोधपुर, कोटा। इसका आंसर है जयपुर, जोधपुर, कोटा। जयपुर के अंदर जयपुर हेरिटेज, और जयपुर आपके पास में जो इसको एक कर दिया गया, आपके पास में जो ग्रेटर है उसको एक कर दिया गया है। जोधपुर में जोधपुर उत्तर और दक्षिण को एक कर दिया गया, कोटा में कोटा उत्तर और दक्षिण को एक कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री कौन है, ये आपके लिए होमवर्क। आप मुझे बताइए राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री कौन है, कमेंट में आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके जी, लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर। यहां पर कि वायु गुणवत्ता तकनीक कंपनी IQ एयर स्विट्जरलैंड द्वारा, यानी वायु गुणवत्ता तकनीक नापती कंपनी है स्विट्जरलैंड में, उनके द्वारा 11 मार्च 2025 को जारी की गई दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में राजस्थान के कितने शहर शामिल किए गए हैं। अब देखो यहां कहानी आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि हम विकास तो कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं। आप देखिए कि जो 20 प्रदूषित शहर है उसमें राजस्थान के 3 शहर हैं, और 3 शहर आएंगे बेटा, 1 2 3, तो कितने शहर आएंगे, 3 शहर आएंगे इसके अंदर। ठीक है, 3 शहर। एक तो आपका हनुमानगढ़ है जी, हनुमानगढ़ है। दूसरा आपका हनुमानगढ़ के बाद में आपके पास गंगानगर है, और एक है भिवाड़ी है जी, भिवाड़ी। और एक चिंता की, बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जो 20 प्रदूषित शहर है ना बेटा, 20 प्रदूषित शहर है, विश्व की बात हो रही है, विश्व की, उसमें भारत के 13 हैं, टॉप 13 हैं। यहां भी हम पीछे नहीं चल रहे। और जो पहला शहर है वो भी भारत का ही है, यानी सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर है, सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर है वो है बिरनी हाट। नाम है बिरनी हाट, बिरनी हाट। और बिरनी हाट कहां पर, मेघालय में। तो देखिए आप कि 20 प्रदूषित शहर है, उसमें राजस्थान के 3 हैं, और उसमें से भी 13 भारत के हैं, और पहले नंबर पे भी भारत का ही है, बिरनी हाट, मेघालय का, है ना। चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी बेटा, समझ में आ रही होगी ना। तो इस चीजों को आप साथ में लेकर चलें। ओके जी, राजस्थान में देश का प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ कहां किया। देखिए अगर हम बात करें कि विधानसभा क्लब किया गया है, तो हम देखेंगे विधानसभा कहां पर है, तो राजस्थान की विधानसभा कहां पर है। आप मुझे बताइए, ये आंसर आपके पास में आ जाएगा सर, जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में। अच्छा, इसका शुरुआत कब की गई थी, 5 मार्च 25 में, 6 मार्च 25 में, 7 मार्च 25 में, 8 मार्च 25 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा 8 मार्च 2025। कितना हो जाएगा, 8 मार्च 2025। अच्छा, इसका शुरुआत कहां की गई थी, जयपुर में, विधानसभा के पास में क्लब की शुरुआत की गई थी। ये क्यों की गई है, ये इसलिए की गई है कि जो आपके जो एमएलएज हैं वो वहां पर आए, बैठे, विचार विमर्श करें, उनको ट्रेनिंग भी दी जाए, उनको नवाचार के बारे में बताया जाए, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। शुरुआत में कौन आए हैं, हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष कौन, 18वीं लोकसभा के श्री ओम बिरला, वो थे उद्घाटन में। और प्लस हमारी जो 16वीं विधानसभा है, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं अभी वर्तमान में, कौन है, देवनानी जी। कौन है, देवनानी, वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी जी। इन्होंने इसका क्या किया, शुरुआत की है। अच्छा, थोड़ा सा अगर देखें 16वीं विधानसभा की कौन है, वासुदेव नानी जी है। तो अगर हम बात करें कि राजस्थान के पहले कौन है ना, पहले आपके पास में क्वेश्चन दिया है मैंने आपको कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ये आप मुझे बताइए। अच्छा, वैसे ही हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के प्रदेश प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है वो है वासुदेव गणेश शंकर, वो यहां पर है। अगर महिला की बात करें, महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमारी है, मीरा कुमारी है। और राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो वह है सुमित्रा सिंह। कौन है, सुमित्रा सिंह। ठीक है, और राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं आपके नारायण जोशी। कौन है, नारायण जोशी। ऐसे क्वेश्चनों को निकालें, आपको अच्छा रहेगा, याद भी रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 23, 16 फरवरी 2025 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स, इसको चेंज कर लीजिएगा, मिलेट्स, हैदराबाद की ओर से श्री अन्न किसान योजना या मेले का आयोजन किया गया था। तो मिलेट्स क्या है, थोड़ा सा आपको याद होगा, आज तो भोजकर चल रहे हैं आजकल। मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज। क्या होता है, मोटा अनाज। तो 16 फरवरी 2025 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स की ओर से श्री अन्न योजना का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया है,
गुड़ा मनाली बाड़मेर में किया गया है, गुड़ा मनाली बाड़मेर में किया गया है। और इसी कारण ही यहां पर बाजरा अनुसंधान केंद्र भी खोला गया है, बाजरा अनुसंधान केंद्र भी खोला गया है। कहां पर? यहां पर। यहां पर इसमें समझिए कि ये जो प्रोग्राम था, इसके अंदर यहां पर श्री अन्न योजना, श्री अन्न योजना में किसको शामिल किया गया है? बाजरा को शामिल किया गया है। और जो हमारी वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमन, उनका ये उद्देश्य है कि हमको क्या करना है, मिलेट्स में पूरे विश्व में हब बनना है, यानी जो पूरे विश्व का जो मिलेट्स है, मोटा अनाज है, वो हम पैदा करें। और इसी कारण ही यूएनओ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है यूएनओ ने। तो आपने क्या क्या देखा इसमें कि जो पहली बात तो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद में है। श्री अन्न किसान मेला कहां लगा? गुड़ामल बाड़मेर में लगा। बाजरा अनुसंधान केंद्र यहां पर है। और इसके साथ में यूएनओ ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष को उसको घोषित किया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राजस्थान का पहला कृत्रिम पशु गर्भाधान कहां स्थापित होगा? अगर आप जयपुर के आसपास के अगर हैं तो आपको मालूम भी होगा इसके बारे में। कभी आप बस्सी के पास से जाएंगे तो बस्सी के जब आप सामने से निकलेंगे तो बिल्कुल आगरा रोड पे मेन पे लेफ्ट हैंड पर वहां पर है, और इसका आंसर होगा बस्सी जयपुर। कहां पर है? बस्सी जयपुर है ना। कृत्रिम पशु गर्भाधान, और ये किया जा रहा है आरसीडीएफ के द्वारा। देखिए आरसी का मतलब है राजस्थान कोऑपरेटिव, राजस्थान C4 कोऑपरेटिव, D4 डेयरी फेडरेशन, डेयरी फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है। हमने के लिए आपको भी ये नहीं बता रहा हूं जयपुर में क्या है, कर कौन रहा है? आरसीडीएफ के द्वारा किया जा रहा है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई है 1977 के अंदर, जयपुर में हुई है। कहां हुई है बेटा? जयपुर में इसकी स्थापना हुई है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है कि आरसीडीएफ जो अपना उत्पाद निकालती है ना, कोई भी घी है या फिर मान लीजिए मतलब जो दूध है, उसका नाम क्या रहता है? उस प्रोडक्ट का नाम क्या है ये बताइए आप। उसका नाम है सरस। सरस के नाम से इनका उत्पाद निकाला जाता है, सरस के नाम से, है ना। तो आरसीडीएफ के जो उत्पाद होते हैं, दूध है, दही है, मक्खन है, जो सरस के नाम से आप जानते हैं सब, बिल्कुल ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देशी पशुओं के संरक्षण यानी उनको बचाने हेतु राजस्थान का पहला उत्कृष्ट केंद्र कहां स्थापित किया गया है? भाई उनको बचाना है आपको, तो पहला उत्कृष्ट केंद्र कहां स्थापित किया गया है? जयपुर, पाली, उदयपुर, अजमेर। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाली। कहां पर खोला गया है? पाली के अंदर खोला गया है देशी पशुओं के संरक्षण के लिए राजस्थान का पहला उत्कृष्ट केंद्र। इसमें देशी पशुओं की उनकी नस्ल में सुधार करने के लिए, उनकी चिकित्सा पर, उन पर सब पर उसको ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु कहां पर है? तमिलनाडु में। एक चीज तो यहां पर आ गई। और में आयोजित राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? वो हम बात करेंगे। पहले आप देखिए कि राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की स्थापना हुई थी 1950 में, और अब हो गए इसके बाद में लगभग 75 वर्ष। क्या हो गया? 75 वर्ष। यानी 75 वर्ष में कहां आयोजित हो रही है? ये तमिलनाडु में हो रही है। इसलिए इसको कहा जाता है, इसका जो ध्येय वाक्य था वो था, इसकी थीम जो थी वो थी डायमंड जुबली जम्बूरी। बात समझ में आ रही है? राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की स्थापना 50 में हुई है, 75 साल 25 में हो रहे हैं। तो इसकी थीम थी डायमंड जुबली जम्बूरी, और इसका कार्यक्रम रखा गया था तमिलनाडु में, और पहले स्थान पर रहा है राजस्थान। कौन रहा है? हमारा प्यारा राजस्थान इसके अंदर पहले स्थान पर रहा है। अच्छा, और चीजें बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय स्काउट जो गाइड जम्बूरी है, ये 66 साल बाद यानी 2023 के अंदर, 2023 में राजस्थान में आयोजित की गई थी। कहां की गई थी? राजस्थान में आयोजित की गई थी, और वो की गई थी रोहट पाली जिले में, रोहट पाली जिले में। यानी इसकी स्थापना के 66 साल बाद में पहली बार 2023 में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी राजस्थान में रोहट पाली जिले में आयोजित की गई थी। और इसका जो थीम वाक्य था वो था वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम इसका ध्येय वाक्य था। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल इसमें ध्यान रखनी है।
आप चीजें अब इसको देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी। ओके, ठीक है। इसके संरक्षक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ओके जी, आगे देखते हैं हम। देश का प्रथम राज्य जिसने ग्रीन बजट पेश किया था, पेश किया है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाएगा बिल्कुल, आप कर नहीं पाएंगे। इसके अंदर आंसर है, इसका आंसर आएगा ग्रीन बजट, यानी जो हरियाली के लिए काम करे, जो हमारे हमारे पर्यावरण के लिए काम करे, वहां पर हम कुछ पैसा दे रहे हैं, और ये राजस्थान है। और इसके अंदर कम पैसा नहीं भैया, 27,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 27,000 करोड़ रुपए, 27,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है ग्रीन बजट। तो हम राजस्थान है, राजस्थान हम एक गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं आप कि पहला ग्रीन बजट पेश करने वाले हम राज्य हैं। अच्छा, मार्च में 12वां 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन में बाद में जाएंगे, पहले हम बात करते हैं। देखो 3R का मतलब क्या है? 3R का मतलब, एक का मतलब है रिड्यूस, फिर इसका मतलब है रीयूज, और एक का मतलब है रिसाइकिल। ठीक है, तो 3R का मतलब है रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकिल करना, ये चीज इसका मतलब है। ठीक है, इसका आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन किया गया जयपुर में। कहां किया गया है? जयपुर में किया गया है। 3R का जो आयोजन किया गया है वो जयपुर में किया गया है। अब खास बात आप सुनिए, इसके अंदर हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो यहां पर इसका जो आयोजन किया गया है, वो 3R का आयोजन किया गया है। इसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसके अंदर वेस्ट टू वेल्थ एक पोर्टल बनाया गया है। वेस्ट टू वेल्थ एक पोर्टल बनाया गया है। वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल का मतलब क्या हो बेटा? वेस्ट टू वेल्थ मतलब जो वेस्टेज है ना, आपका जो ठोस कचरा है, उसको क्या बनाना? वेल्थ बनाना है, आप उसको पूंजी बना सकते हैं। तो एक पोर्टल बनाया गया है, किसके तहत? 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के तहत। और यहां पर एक कार्यक्रम और किया गया है, एक घोषणा की गई है, उसका नाम है सिटीज, CITIES, सिटीज। सिटीज का मतलब है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेटिव इंटीग्रेट सस्टेन, यानी आपके पास में जो भी ठोस कचरा है उसका निपटान कैसे करेंगे। और इसमें पूरे भारत के लगभग 18 शहर हैं, जिसमें से राजस्थान के 2 शहर हैं, एक का नाम है जयपुर और एक का नाम है उदयपुर। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया जयपुर में। R का मतलब क्या होता है आपके पास में, इसमें ध्यान रखेंगे, R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इसका मतलब होता है स्वच्छ भारत मिशन के तहत वेस्ट टू वेल्थ एक पोर्टल चालू किया गया जिसमें हम ठोस कचरे का निपटान कर सकें। और एक सिटीज यानी सिटी इन्वेस्टमेंट टू इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन सस्टेन एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें जयपुर और उदयपुर को इसमें शामिल किया गया है। जयपुर और उदयपुर को इसमें शामिल किया गया है। और सबसे खास बात, इसका उद्घाटन जो किया है ना, उद्घाटन जो किया है वो किया है एक तो जो नगरीय विकास मंत्री हैं हमारे, वो है मोहनलाल खट्टर है, उनके द्वारा किया गया है, यानी केंद्रीय आवास मंत्री है जो मोहनलाल खट्टर के द्वारा किया गया, और हमारे भजनलाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री, उनके द्वारा किया गया। तो चीजें आपको समझ में आ गई यहाँ पर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान राजस्थान के किस शहर से शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ऑप्शन है जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर। कोटा से किया गया है, थोड़ा सा याद कर लेना कि भैया शिक्षा की नगरी तो कोटा है, चाहे आपको नीट की तैयारी करनी हो, चाहे कोई भी तैयारी करनी हो, आप तो कोटा जाते हैं, तो कोटा से कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें किया गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना बेटा, इसके अंदर इस कार्यक्रम में देखा गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है आपकी, उसका क्रियान्वयन किया जाए, इस चीज का ध्यान रखा गया है। दूसरा, 1 जुलाई 2025 से जो ओपन बोर्ड परीक्षा होगी, ओपन जो बोर्ड परीक्षा होती है 10th के लिए, 12th के लिए, है ना, उसको ऑन डिमांड परीक्षा बनाया जाएगा। ऑन डिमांड का मतलब जब आपकी मर्जी हो तब आप परीक्षा दे सकते हैं, वो एक निश्चित एक कार्यक्रम होगा उसके तहत। तो राजस्थान अभियान, शिक्षित राजस्थान अभियान कोटा में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का इसमें क्रियान्वयन करना है, और इसके अंदर 1 जुलाई 2025 से ओपन बोर्ड परीक्षा को एक ऑन डिमांड परीक्षा बनाया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत निजी क्षेत्र में रोजगार पाने वाले को कितने रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी? अब मुझे बताइए कि जब भैया किसी व्यक्ति को रोजगार, देखो पहली शर्त तो यहां पर दिख रही है कि जो जिसको रोजगार चाहिए वो निजी क्षेत्र में होना चाहिए। मैं बता देता हूं शर्त,
दूसरी शर्त यह है कि वो 50,000 महीने से उसका कम होना चाहिए, है ना, आय उसकी कम होनी चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, जब किसी को रोजगार नहीं मिल रहा हो तो क्या देंगे आप उसको? 10 का दम देंगे। क्या देंगे? 10 का दम। तो भैया यहाँ पर एक मुश्त राशि चाहिए 10,000 रुपया। याद हो जाएगी कि आप चीजों को तो ऐसे जोड़ के रखिए कि प्रोत्साहन के तहत निजी क्षेत्र में रोजगार पाने वाले को 10 का दम यानी 10,000 रुपये राशि दी जाएगी। अच्छा इसमें आयु होनी चाहिए इनकी 18 से 40 साल। 18 से 40 साल एक शर्त है, ये होनी चाहिए, तब आपको ये राशि मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार मार्च 2025 में सरकारी स्कूलों में निःशुल्क यूनिफॉर्म और निःशुल्क बैग योजना किन विद्यार्थियों के लिए शुरू की है? देखो पहली बार बता दूं आपको, ये जो योजना मिल रही है वो पहले मिलती थी 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। लेकिन बाद में सरकार ने देखा कि लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं फीस के कारण, तो उन्होंने 9 से 12 की भी लड़कियों को कर दिया गया है। तो सीधी सी बात याद रहेगी आपको, इसमें 1 से 10 तक के छात्र छात्रा नहीं, लड़के नहीं आएंगे, 1 से 5 नहीं, उससे ऊपर है। कक्षा 1 से 8 तक तो छात्र छात्रा आ गए, गर्ल्स एंड बॉयज आएंगे, और कक्षा 9 से 12 की छात्राओं के लिए हो गया बेटा जी, बिल्कुल सही है। अच्छा इसमें दी रहते हैं 800 रुपए, और वो भी दी रहते हैं डीबीटी के थ्रू। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दिए रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा जनधन योजना है, या फिर आपने नरेगा है, उसमें पैसा से दिया जाता है ना, उज्ज्वल योजना है, पैसा इसमें आता है, खाते के अंदर आता है। तो ये योजना शुरू की गई, इसमें 800 रुपए दिए जाते हैं। याद रहेगा ना, 1 से 8 और 9 से 12 लड़कियां। अच्छा राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन विधेयक 2025 में क्या किया गया है? देखो अभी कोचिंग से ये कंट्रोल जो विधेयक आया है इसलिए आया कि काफी समस्या आ रही थी, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नियम बनाए। पहला नियम बनाया है कि जिस संस्था में 50 विद्यार्थी होंगे वहां पर इसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। दूसरा यह बनाया गया है कि आपकी जो क्लास होगी वो लगभग 5-6 घंटे की होगी, संडे की छुट्टी की जाएगी। तीसरा जो नियम बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि आप चाहें तो अपनी फीस को 4 किस्तों में जमा करा सकते हैं, 4 किस्तों में। और अगर पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है तो कुछ जो पैसा कट कर आपको 10 दिन में फीस लौटा दी जाएगी। और अगर आप इसका जो संस्था या जो कोचिंग इसका अगर मान लीजिए दुरुपयोग करती है तो कुछ जुर्माना हो। तो देखते हैं कौन सा नियम। पहला, राज्य स्तरीय अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। 100 से अधिक छात्र संख्या होने पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। नहीं सर 100 नहीं है सर, 50 होगा, 50 होगा। 50 से अधिक छात्र संख्या होने पर रजिस्ट्रेशन क्या होगा, इसका अनिवार्य हो जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 2 लाख और दूसरी बार 5 लाख का जुर्माना होगा कोचिंग संस्थाओं पर। 4 किस्तों में फीस, और विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम छोड़ने पर 10 दिन में फीस लौटाई जाएगी। ये प्रावधान इसमें किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन 33वां है, राजस्थान भूजल संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2025 में निम्न में से कौन से तथ्य सत्य नहीं है? देखिए भूजल संरक्षण से आपको स्पष्ट होगा कि इसमें जो हमारे राजस्थान की स्थिति ये है कि यहाँ पर कुछ क्षेत्र डार्क जोन में आ गए हैं, पानी की समस्या है, तो उसके लिए एक विधेयक लेकर आए हैं। विधेयक में ये लिया गया है कि जो भी घर जो होंगे जो 300 वर्ग गज के हैं वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग बनाई जाएगी, यानी जो बारिश का पानी है वो जमीन में जाना चाहिए। ठीक है, कुछ क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, जिला स्तर पर राज्य स्तर पर कमेटी बनाई गई। तो देखते हैं। देखिए पहला, शहरों में 200 वर्ग गज से अधिक मकान के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा। नहीं जी 200 नहीं सर, 300। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जैसे हमने पिछले में किया था, पिछले में उत्तर आपका क्या था, मैंने शायद लगाया नहीं होगा आपका, ये इसका उत्तर था, है ना। 100 से अधिक गलत है, 50 आना चाहिए। तो यहां उसका उत्तर जाएगा शहरों में 300 वर्ग गज से अधिक मकान के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। 2023 की भूजल इकाई गणना में राज्य में 216 ब्लॉक अति दोहित श्रेणी में पाए गए। ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे, आ जाए कि 2023 में कितने क्षेत्र अति दोहित श्रेणी में चिन्हित किए गए? 216 क्षेत्र। बिना अनुमति अगर बोरिंग लगा दिया तो आपको 50,000 से 1 लाख का जुर्माना रखा गया है, और प्रत्येक जिले में भूजल समिति बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्रीकिट योजना में निम्न में से कौन से प्रावधान नहीं है? देखिए ये योजना के बारे में सुनेंगे, मुख्यमंत्री न्यूट्रीकिट योजना न्यूट्रिशन से संबंधित है। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई बेटा, और ये की गई है जो माताएं जो कुपोषण में है, जो गर्भवती महिला है, इसमें हम बात कर सकते हैं कि जो 5 माह से लेकर 9 माह का जो गर्भ है उनकी बात कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं उनके लिए योजना की गई है। उसमें आंगनबाड़ी से आपको 2 किट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें दूध होगा, दही होगा, कुछ खजूर होगा, वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें यहाँ पर पोषण की बात की गई है ना,
और इसके अंदर टोटल जो प्रावधान किया गया वो 25 करोड़ का किया गया, 25 करोड़ का। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। यह योजना राजस्थान में 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई है, बिल्कुल सही है सर। यह योजना गर्भवती महिलाओं के सुपोषण और अति कुपोषित बच्चों को पौष्टिक किट उपलब्ध कराने हेतु बनाई जाती है, बिल्कुल है। इसमें आंगनबाड़ी से आप दो किट मिलते हैं, जिसमें आपको दूध है, खजूर है और मतलब घी है, ये मिल जाता है आपको। इस योजना में सालाना 50 नहीं है सर, 25 करोड़ का प्रावधान है, 25 करोड़ का प्रावधान किसमें? मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्रीकिट योजना, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ये, इसका गलत हो जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस योजना में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना भी शुरू की गई, साथ में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। और इस मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में किसका वितरण किया जा रहा है? दूध का वितरण किया जा रहा है 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन किया जा रहा है। आपसे पूछे अमृत आहार योजना में किसका किया जा रहा है? दूध का, है ना, पानी का, तो दूध का किया जा रहा है वितरण। ओके जी, अच्छा आगे देखते हैं। देखिए अगला है राजस्थान कौशल नीति 2025 की मंजूरी कब दी गई थी? कौशल नीति की 1 जनवरी 25 में, 9 मार्च, 1 अप्रैल, 15 मई। तो इसका उत्तर है 9 मार्च 2025 में। देखिए राजस्थान कौशल नीति का आप समझिए बेटा, इसमें किया गया है कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, इसके अंदर हमको जिस प्रकार के युवा चाहिए, तो उन युवाओं को उन क्षेत्रों के अनुसार क्या देना है? प्रशिक्षण देना है। उन युवाओं को उसके हिसाब से आपको क्या देना है? प्रशिक्षण देना है। साथ में आपको क्या करना है? यहां पर जो आईटीआई केंद्र हैं, आईटीआई केंद्र उनको खोलना है। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि 5 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार देना है और 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, तो राजस्थान कौशल नीति 2025 स्थापना हुई है, बनी है 9 मार्च 2025 को। उद्देश्य यह है कि उद्योगों के अनुसार आप युवाओं को ट्रेनिंग देंगे, 5 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 20 लाख लोगों को आप क्या करेंगे? स्किल्स सिखाएंगे, यानी उनको ट्रेनिंग देंगे। अब देखिए इसमें सत्र 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सर्वोच्च जिला कौन सा है जो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से होगा? अलवर है, भीलवाड़ा है, जयपुर है, जैसलमेर। आप जयपुर कर देंगे, है ना। लेकिन इसका उत्तर क्या है बेटा? अलवर है। इसका उत्तर क्या है? अलवर। क्यों है थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि यहां पर जो निमराना और जो टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है उसके कारण, और दूसरा ये एनसीआर में भी आता है। एनसीआर यानी जो दिल्ली जो क्षेत्र है उसके पास में राजधानी क्षेत्र, उसके अंदर भी आता है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय के अंदर सर्वोच्च कौन है? अलवर आएगा। कारण भी मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। देखिए यहां पर बात कर रहे हैं एमएसएमई की। पहले इसमें चर्चा कर लेता हूं। एम यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। देखिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, इसके जो मंत्री हैं वो है केंद्रीय मंत्री, वो जीतन राम मांझी हैं। ठीक है, और इन्होंने 1 अप्रैल 2025 से नया वर्गीकरण किया है। इन्होंने क्या किया? इस नए वर्गीकरण के अंदर जो निवेश था उसको 2.5 गुना बढ़ा दिया है और जो टर्नओवर था उसको 2 गुना कर दिया है। क्या किया है? देखिए आप, इन्होंने ऐसा किया, आप ये समझिए, मैं इसको चार्ट में बता देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म उद्योग हो गया, ये आपके पास में यहां से आप कर सकते हैं लघु, और ये कर सकते हैं मध्यम। ये आप कर सकते हैं निवेश इतना होना चाहिए, और ये आपका टर्नओवर है। तो निवेश यहां पर होना चाहिए 2.5 करोड़ का। कितने करोड़ का? 2.5 करोड़ का। फिर लघु में है 25 करोड़ का, है ना, और आपके पास मध्यम में है 125 का। आपको याद हो जाएगा 2.5, 25, 125, यानी 2.5, 25, 125 करोड़ का क्या होना चाहिए? आपको निवेश होना चाहिए। टर्नओवर कितने का होगा? टर्नओवर देखिए आप, इसमें यहां पर होगा 10, उसके बाद होगा 100 और उसके बाद होगा 500, यानी 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। इसकी किसकी है? सूक्ष्म उद्योगों की एक शर्त है। लघु में 100 और मध्यम में 500। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देखिए आप बेटा, एमएसएमई का नया वर्गीकरण 1 अप्रैल 25 से लागू हुआ है, बिल्कुल सही। सूक्ष्म उद्योग में निवेश को 2.5 करोड़ और टर्नओवर को 10 करोड़, बिल्कुल सही, ये भी सही है सर। मध्यम उद्योग में निवेश को 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़, ये भी सही है सर। और लघु उद्योग में निवेश 35 नहीं है सर, 25 करोड़ और टर्नओवर 200 नहीं है सर, 100 करोड़ हो जाएगा। तो इसका उत्तर ये गलत हो जाएगा, है ना, यानी ये सही है। यानी गलत का मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4।
ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे, एमएसएमई, एमएसएमई। आगे देखते हैं, 6 मार्च 2025 से राजस्व विभाग, राजस्थान का राजस्व विभाग का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर। उन्होंने एक नवीन अधिसूचना के अनुसार नए राजस्व गांव के लिए आवासीय जनसंख्या बताइए, नए राजस्व गांव के लिए। ठीक है, एक तो होता है सामान्य, एक तो होगा सामान्य क्षेत्र और एक होगा टीएसपी क्षेत्र, यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, है ना। तो सामान्य क्षेत्र में करी गई है 200 और टीएसपी में की गई 150 लोग होने चाहिए। पहले 500 था, उसको कम करके इसको 200 कर दिया है और टीएसपी में 150 कर दिया गया है। यानी नवीन अधिसूचना के अनुसार नए राजस्व गांव के लिए आवासीय जनसंख्या इतनी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा टीएसपी क्या होता है? टीएसपी ट्रेड, आपके पास में जो अधिसूचित जनजाति क्षेत्र होता है, ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया 5वीं जनगणना, 5वीं क्या कहते हैं योजना में, है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया था। अच्छा, इसके अंदर एसटी के लिए जो प्रावधान है वो 45% आरक्षण है और एससी के लिए कितना है? वो 5% आरक्षण है। इन क्षेत्रों में टीएसपी जो एरिया आता है, इसमें मुख्यतः 8 आते हैं राजस्थान के, लेकिन जो मुख्य जो है वो 3 है, 3 जिले हैं। एक है डूंगरपुर, फिर है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 आ गए मुख्य। और थोड़े से जो गौण है, गौण टीएसपी क्षेत्र है, वो है आपके पास में जैसे सिरोही, पाली, चित्तौड़, उदयपुर और राजसमंद। यानी ये तो मुख्य क्षेत्र है, मुख्य है, ये तो क्या आपके पास में मुख्य क्षेत्र है और ये गौण क्षेत्र है ना। टोटल कितने आते हैं? 8 आते हैं टीएसपी क्षेत्र के अंदर, याद रहेगा आपको। तो आप कितने कर दिए? सामान्य में 200 और टीएसपी में 150। अगला क्वेश्चन, 8 मार्च 2025 को, 8 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाडो प्रोत्साहन राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? भाई लाडो, नाम से स्पष्ट है, लाडो यानी बच्चियों की बात हो रही है ना, हमारी जो बहनें उनकी बात हो रही है। अब इसमें देखिए आप 8 मार्च को क्यों किया गया है? क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ठीक है, इसलिए कर दिया गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अभी मैं देखूंगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है? ये तो अंतरराष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय महिला दिवस बताना, आप बाद में बात करेंगे, है ना। तो देखो, लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसको 1 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया 1.5 लाख। कितना कर दिया गया? 1.5 लाख। इसमें बेटा ये जो पैसा दिया जाता है 7 किस्तों में दिया जाता है, 7 किस्तों में दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लड़कियों का जन्म हो, यानी उनकी जो जनसंख्या बढ़े और साथ में उनका लिंगानुपात सुधरे, लिंगानुपात सुधरे। यानी आपने पढ़ी हुई योजना बेटी बचाओ बेटी, है ना, बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना है, जो 2015 के अंदर आई थी, अपने जनवरी के अंदर आई थी, 15 में जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी। तो उसका इसमें है कि इसमें लिंगानुपात सुधारना हमको पड़ेगा। इसमें 7 किस्तें हैं। पहली किस्त जो आएगी वो लड़की के जन्म पर आएगी, लड़की के जन्म पर आएगी 2,500 रुपए। दूसरी किस्त होगी जब वो लड़की 1 वर्ष की हो जाएगी बच्ची और आपने उसका टीकाकरण कर दिया, तो टीकाकरण करोगे तब आपको 2,500 रुपए मिल जाएंगे। तीसरी आएगी जब बच्ची 1 वर्ष की होगी और वो स्कूल में जाने लग जाएगी आपकी, तब आप उसको मिल जाएंगे 5,000 रुपए। चौथी किस्त मिलेगी जब बच्ची 6 वर्ष की होगी, सॉरी 6 वर्ष की, यानी 6वीं कक्षा में चल जाएगी, 6वीं कक्षा में चल जाएगी, तब मिल जाएगी 4,000 रुपए, ठीक है। और जब बच्ची को आप 10वीं कक्षा में भेज देंगे, यानी 10वीं कक्षा में चल जाएगी, तो उसको मिल जाएंगे 11,000 रुपए। ओके जी, 11,000 रुपए। और जब बच्ची 12वीं कक्षा में जाएगी तब उसको मिलेंगे 25,000 रुपए। और अंतिम किस्त जो होगी जब बच्ची स्नातक कर लेगी और 21 साल की हो जाएगी, तब उसको मिलेगा 1 लाख रुपया। यानी अंतिम किस्त जो 7वीं किस्त के अंदर मिलती है, यही लाडो प्रोत्साहन योजना है। कितनी अच्छी योजना है, बच्चियों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा कितनी अच्छी योजना चलाई जा रही है, आप इसमें खुद देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो चलाई जा रही है महिला बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है योजना, तो आप ढूंढिए कि महिला बाल विकास जो है वो मंत्री कौन है। मैं आपको पहले का आंसर बता देता हूं,
मैंने कहा था राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाते हैं, 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन सरोजनी नायडू का जन्म था, है ना। सरोजनी नायडू है, उनका जन्म था, इसलिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय 8 मार्च को मनाते हैं। और मैंने अभी आपको कहा कि ये योजना आती है महिला बाल विकास में, महिला बाल विकास में। तो इसके जो मंत्री, राजस्थान के मंत्री हैं, वो है मंजू बागपत, मंजू बागपत, बागमार या बागपत नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मंजू मैम है जो इनकी मंत्री है। ओके, 14 क्वेश्चन 40। केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश किए गए संशोधन ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ऑप्शन आप देखेंगे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। तो इसका उत्तर है 5 लाख। पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि जो ये अनुदान है, ये अनुदान दिया गया है लघु एवं सीमांत कृषकों को, लघु व सीमांत कृषकों को दिया गया। ठीक है, इसी में ही एक योजना और चलाई गई है, वो है किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना। इसके अंदर 1,000 रुपए बढ़ाकर 6,000 रुपए तो कौन दे रहा है, केंद्र दे रही है, और प्लस 3,000 रुपए अब कौन देगा, राज्य सरकार देगी, राज्य सरकार देगी। टोटल कितने रुपए दिए जाएंगे, 9,000 रुपए दिए जाएंगे किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। समझ गए आप। तो इसमें 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख इसको कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्च 2025 को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड तेलंगाना के मध्य कितने मेगावाट क्षमता की थर्मल परियोजना लगाने का एमओयू हुआ है, यानी गठबंधन हुआ है। यानी 2 इसमें है, एक तो राजस्थान है जी और एक तेलंगाना है। अब ये दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर लगाएंगे, तो दोनों ने जो लगाया है ना बेटा मेगावाट का, वो लगाया 1600 मेगावाट का। इसका उत्तर हो जाएगा 1600 मेगावाट। अब 1600 मेगावाट का लगाया तो 800 मिलेगा राजस्थान को और 800 मिलेगा तेलंगाना को। राजस्थान की तरफ से जो उद्घाटन हुआ था, वो मंत्री तो आए थे हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब आए थे, और जो इसके अंदर ऊर्जा मंत्री है वो हीरालाल नागर थे, हीरालाल नागर भी शामिल थे जो आपके ऊर्जा मंत्री। और तेलंगाना से जो मुख्यमंत्री थे वो थे रेवंत रेड्डी, है ना। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अन्नामली रेवंत रेड्डी। ठीक है, और यहां से एक और काम किया गया कि 1500 वाट का, मेगावाट का आपको सोलर प्लांट भी लगाना है। कहां पर, राजस्थान में लगाना है। तो ये कुछ चीजें इसमें चर्चा चली है, इन सब चीजों की यहां पर बात हुई है। ठीक है, तो हमको इन सब चीजों को यहां पर देखना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर, आगे हम इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आप, ओके जी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वन संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही हेतु डीजी वन फॉरेस्ट स्टेक ऐप कब से शुरू किया गया। नाम से स्पष्ट है, देखो सारा काम बेटा डिजिटल हो रहा है, और सारा काम डिजिटल ऐसे हो रहा है क्योंकि मैं आपको बात करूंगा कि जब हम राजस्थान दिवस पे कार्यक्रम कर रहे थे तो 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक पूरी योजनाएं चली है। उन योजनाओं के बारे में बात करूंगा आपसे मैं, है ना। तो देखते हैं हम कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वन संरक्षण हेतु डिजी वन फॉरेस्ट ऐप शुरू किया है। कब से किया है, 21 मार्च 2025 से। क्यों, क्योंकि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। इस कारण इसकी शुरुआत की गई है। और इसके अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 10 करोड़ 25-26 के अंदर अगले साल तक 10 करोड़ पौधे लगाने का इसमें लक्ष्य भी रखा है कि हम इसमें कितने पौधे लगाएंगे, 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। अच्छा, इसमें खास बात भी है कि वन्य जीव वानिकी व वन्य जीव जो एक मतलब इसके अंदर हम कह सकते हैं कि वानिकी वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र जो है, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान है, प्रशिक्षण व जो प्रबंधन संस्थान है वो आपके जयपुर में है। आप कभी जेएलएन मार्ग पर जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा वानिकी वन्यजीव प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान। कहां पर है, जयपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके जी। आगे हम देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ये कहां पर है।
देखो बेटा, इसके बारे में मैं हर योजना के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, उसके बाद बात करेंगे। पहली बात तो एक अंत्योदय प्रोग्राम चलाया गया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा, भरतपुर में चलाया गया था। उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना चलाई गई। उसमें बात की गई कि जो गांव के अंदर जो गरीब है, चाहे वो जैसे मान लीजिए पिछले क्षेत्रों के अंदर मेवात है, चाहे वो डांग क्षेत्र के अंदर है, वहां पर हर क्षेत्र के अंदर में 300 करोड़ रुपए लगाएंगे उन गरीबों के लिए। ठीक है, ये एक बात की गई थी। और इसके अंदर सबसे पहले 5000 गांवों का चयन किया गया था, 5000 क्षेत्रों का चयन किया गया था कि वहां पर हम गरीबी को मुक्त करने के लिए काम करेंगे। साथ में जो घुमंतु क्षेत्र के जो लोग हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान बंजारे जाते रहते हैं, उनके लिए भी एक योजना चलाई गई। उसको नाम है दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना चलाई गई है इसी के अंदर ही। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन से प्रावधान नहीं है। देखिए, पहला अंत्योदय कल्याण समारोह, भरतपुर में इस योजना की घोषणा की गई। बिल्कुल सर, भरतपुर में की गई है, अंत्योदय कल्याण समारोह में की गई है। इस योजना के प्रथम चरण में 10,000 गांव को शामिल किया गया। नहीं सर, 10 को नहीं किया गया सर, अभी बताया आपने, हमको याद है 5,000 गांव को शामिल किया गया। तो यानी ये इसका उत्तर हो जाएगा, यही गलत है। अच्छा, आगे भी पढ़ते हैं। बीपीएल परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया है। और 300 करोड़ किसके लिए? डांग के लिए 100 करोड़, मेवात के लिए 100 करोड़, और मगरा क्षेत्र जो है इनके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। घुमंतु समुदाय की सशक्तिकरण के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना की घोषणा की गई है ना। यानी दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना की शुरुआत इसी के अंदर की गई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए। किसके लिए की गई? घुमंतु समुदाय के लिए की गई है। एक बात मैं अपने अनुभव से बताना चाहूंगा बेटा, कि जब मैं भी साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, जब मैं करण जी के पढ़ता था या मैंने पढ़ी है, तो मुझे लगता था कि यार ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हम जब चीजों को धीरे धीरे करते हैं, है ना, चीजों को तोड़कर करते हैं, वो चीजें बिल्कुल आसान लगने लग जाती हैं। आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आना चाहिए, फिर आना चाहिए कि ये गांव के अंदर या पिछले क्षेत्रों में गरीबों के उत्थान के लिए, तो गरीबों के उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं? तो इन्होंने पैसे का प्रबंध किया। इसमें कुछ 5,000 गांवों को चुन लिया गया, जो और भी गरीब हैं, जिनके पास घर भी नहीं है, घुमंतु लोग हैं, उनके लिए योजना चला दी गई। तो इस तरीके से आप चीजों को करेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना में पेंशन की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? क्योंकि सामाजिक सुरक्षा योजना आप देखेंगे, इस योजना का प्रारंभ हुआ है 1 अप्रैल 2013 में। इसका प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2013 में। और ये आपके जो वृद्ध जन होते हैं, जैसे मान लीजिए जो वृद्ध होते हैं, वृद्ध जन होते हैं, उनके लिए, या फिर जो एकाकी जो महिलाएं होती हैं उनके लिए, ये सामाजिक सुरक्षा का एक पहल है, इसकी योजना है। अब 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1250 रुपए कर दिया गया है। इसको बढ़ा दिया गया है और 1250 रुपए इसको कर दिया गया सामाजिक सुरक्षा योजना को। ठीक है, ओके जी। 17 मार्च 2025 को रावत भाटा परमाणु विद्युत परियोजना, हमारा राजस्थान का एकमात्र जो परमाणु संयंत्र है, उसकी बात हो रही है ना, कि उसकी किस इकाई से उत्पादन शुरू हो गया है? देखिए, 7वीं इकाई से प्रारंभ हुआ है शुरू, और 7वीं इकाई से हुआ है, और 700 मेगावाट का हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ पर कुछ परमाणु संयंत्र हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय ताप जो नाभिकीय संयंत्र, उनके अंदर ये इनको मतलब इनका संचालन हो रहा है। पहला जो है वो है तारापुर, मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है, जो प्रथम परमाणु संयंत्र है वो है तारा। फिर दूसरा आपने रावत भाटा कर ही लिया है। रावत भाटा कहां पर है? कोटा में है सर। तीसरा नरोरा है। नरोरा कहां पर है? यूपी में है सर। चौथा आपके काकरपाड़ा है, काकरपाड़ा है। ये कहां पर है? गुजरात में है। इसको कैसे याद करेंगे सर? ऐसे याद करेंगे, काकरपाड़ा जैसे होता है ना जलेबी फाफड़ा, पाड़ा फाफड़ा, तो जलेबी फाफड़ा कहां का? गुजरात का, तो याद हो जाएगा। पांचवा और छठा ये बहुत ज्यादा मोस्ट है, याद नहीं होता है, आपको करा देता हूं मैं। कलपक्कम, एक है कलपक्कम और एक है केगा। देखिए, कलपक्कम कैसे याद करेंगे? कल पक्का मिलूंगा, याद रखना। मैं आपसे कल मैं वादा कर रहा हूं कि कल मैं पक्का मिलूंगा, तो कल पक्का मिलूंगा, तो मिलूंगा तो मिल, कहां पर मिल? तमिल, तो ये हो गया तमिलनाडु में। तो हमेशा कंफ्यूज होता है कि सर कौन सा तमिलनाडु में, कौन सा कर्नाटक में। तो कल पक्कम है तमिलनाडु में, और केगा कहां पर हो गया? कर्नाटक में। ये भारत के 6 परमाणु संयंत्र है। ठीक है, राजस्थान का रावत भाटा है। ओके जी। अच्छा, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर योजना में 150 यूनिट निःशुल्क बिजली के लिए नई गाइडलाइन के अनुसार उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सब्सिडी कितनी है?
अभी मैंने आपसे अंत्योदय कल्याण योजना की बात की थी बेटा, अंत्योदय कल्याण योजना यानी जो गरीब लोग हैं, इसमें हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करी, हमने हमने दादू दयाल भुमंतु सशक्तिकरण योजना की बात करी, उसमें ये भी शामिल है पीएम सूर्यघर योजना। इसमें ही किया गया है कि जो व्यक्ति जो घर है वो 150 यूनिट तक का उपभोग करता है, उससे क्या करेंगे हम, 17,000 अलग सब्सिडी देंगे, 17,000 रुपए की अलग से सब्सिडी दी जाएगी, अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, 150 यूनिट का करता है, और उसके ऊपर सोलर प्लान लगा दिया जाएगा, यानी सोलर प्लांट लगा दिया जाएगा। लेकिन यानी इसका उपभोग करता है, लेकिन अगर कोई 150 यूनिट का उपभोग नहीं करता है, सपोज कीजिए 150 यूनिट का उपभोग नहीं करता है, आप मानकर चलिए नहीं करता है, तो क्या करेंगे, उसमें कुछ घरों को मिलाकर, जैसे एक घर, दो घर, इन सबको घरों को मिला दिया और मिलाकर क्या लगा दिया जाएगा, सोलर प्लांट लगा दिया जाएगा, है ना, और फिर उनको सब्सिडी दी जाएगी, यानी सोलर प्लांट लगा दिया जाएगा। और इस योजना को 2028 तक इसको पूरा करने का एक मतलब मानस है, इसको करने की योजना बनाई गई है। ओके जी, पीएम सूर्यघर योजना, है ना। वैसे आपको पता है कि हमारे राजस्थान में चल रही है निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना भी चल रही है, उसके बाद में इसको भी किया गया है। 47 क्वेश्चन बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहे हैं बेटा। मैं टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, मैं बताना भूल गया था, 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपने अभी तक अगर मेरा साथ दिया है उसके लिए बहुत विश्वास के साथ में आप मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। चीजें समझ में आएगी, हो सकता है या मैंने भी शुरुआत करी, कुछ गलतियां हुई होगी, नेक्स्ट क्लास में इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। आप बस यूं ही विश्वास के साथ बने रहें और चीजें सरल बनती रहेगी, अच्छी होती रहेगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, 21 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान विधेयक पारित, जो विधेयक है उससे लाभान्वित होने वाले लोकतंत्र स्वतंत्रता सेनानी को प्रदान की जाने वाली मासिक पेंशन राशि कितनी है। इसको मैं थोड़ा सरल करता हूं। देखिए, ये राजस्थान विधानसभा में एक विधेयक पास किया गया था, उसका नाम क्या था, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान। अब मेरे बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि सर स्वतंत्रता सेनानी तो सुना है ना, जिन्होंने आजादी लड़ी, ये लोकतंत्र सेनानी कौन से हो गए। देखिए, लोकतंत्र सेनानी कौन है, आप ये देखिए कि जिन्होंने 25 जून 1975 से 21 मार्च वो डेट यहां से लेंगे आप, डेट है ना, 21 मार्च 1977 तक जो आपातकाल लगा था, उस पे विरोध में जो जेलों में गए थे, उनको लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया गया है, उनको लोकतंत्र सेनानियों का दर्जा दिया गया है। तो उन लोकतंत्र सेनानियों को जिन्होंने आपातकाल के अंदर हिस्सा लिया था, उसके अंदर उनके परिजनों को 20,000 रुपए, कितने, 20,000 रुपए की क्या की जाएगी, मासिक पेंशन योजना दी जाएगी भैया, 20,000 की मासिक पेंशन योजना दी जाएगी, और साथ में 4,000 रुपए का चिकित्सा व्यय भी दिया जाएगा, उनको खर्चा भी दिया जाएगा। तो ये चीज कितनी देखो, अगर आप पढ़ोगे तो आप सोचोगे, पढ़ के निकल जाओगे आप कि लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान कर दिया गया 20,000 रुपए, लेकिन किसको दे दिया गया, ये थोड़ा पढ़ो सही आप। तो लोकतंत्र सेनानी का मतलब जो आपातकाल, और आपातकाल इसी पीरियड में लगा था, 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लगा था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख लेना, किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, ये जो इंपैक्ट, ये जो कार्यक्रम चला है, ये हमारे जो भी कार्यक्रम है, मैं बताया था आपको 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो कार्यक्रम चला है, उसके अंदर 31 मार्च 2025 को राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 कार्यक्रम चला है, राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0 कार्यक्रम चला है, और इसका कार्यक्रम शेयर किया गया है, वो जयपुर में किया गया है। इसमें 3 कार्यक्रम चले हैं, एक तो डिजिटल, एक तो क्या चला है आपके पास में डिजिटल काम कराया जाएगा, जिससे आपका जो डाटा है वो डाटा सुरक्षित रहे। दूसरा है लॉजिस्टिक पॉलिसी, एक तो डिजिटल पॉलिसी हो गई, दूसरा लॉजिस्टिक पॉलिसी। अब आप लॉजिस्टिक पॉलिसी देखा कि सर लॉजिस्टिक क्या होता है, होता होगा कुछ भी नहीं, आप समझिए,
देखिए लॉजिस्टिक पॉलिसी का मतलब होता है कि जो औद्योगिक पार्क, इसमें औद्योगिक पार्क से बात की गई, लॉजिस्टिक पॉलिसी का मतलब डाला है औद्योगिक पार्क, यानी औद्योगिक पार्क के अंदर, यानी जो यहां पर आप जहां पर सामान बना रहे हैं तो उनका भंडारण कैसे करना है, उनका विपणन कैसे करना है, उनका रखरखाव कैसे करना है, उनको बेचना कैसे, उनका निर्माण कैसे करना है, उन सब की पॉलिसी बनेगी। उनको कम दर पर उनको ब्याज देना, उनको भूमि देना, ये सब पॉलिसी के अंदर बनाया गया है। तो पहले डिजिटल पॉलिसी जिसमें आपका डेटा सुरक्षित होगा, फिर लॉजिस्टिक पॉलिसी है, और थर्ड इस राजस्थान इंपैक्ट में कार्यक्रम चला है वस्त्र, जो वस्त्र है वस्त्र पॉलिसी, यानी जो कपड़ा है कपड़े के निर्माण का उसका कार्यक्रम चला है। ठीक है, तो ये सब कार्यक्रम हमारे इसमें चलेंगे। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको कि आप इसके साथ में ही जो आपका अगले महीने आपका एग्जाम है ना, उस एग्जाम के अंदर प्रोग्रामर का जो असिस्टेंट कम प्रोग्रामर का एग्जाम है, तो आप इस ऐप के थ्रू, जो ऐप आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, उस ऐप को भी ले सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और मैं निश्चित रूप से करण जी के लिए आपके लिए लेकर आऊंगा, चाहे आप राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप आरएस के लिए जुड़े, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए जुड़े, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जुड़े, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, है ना। हम चीजें इस तरीके से करेंगे। लीजिए आगे देखते हैं। प्रदेश के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने मार्च 2025 में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण, रजत व कांस्य तीनों पदक जीते, वो कौन है, यानी जो तीनों पदक जीते हैं वो कौन है, इसके अंदर बात हो रही है। तो देखिए स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में ये इसका आंसर है कृष्णा नागर। कौन है? कृष्णा नागर। कृष्णा नागर कहां की है? जयपुर की है। इन्होंने जो जॉइंट जो मिक्स है उसमें तो जीता है स्वर्ण, जो मिश्रित में जीता है स्वर्ण, और जो युगल का जो है उसमें जीता है इन्होंने रजत, और जो इन्होंने खुद का एकल जो लड़ा है उसमें जीता है कांस्य पदक। ठीक है। अच्छा इसमें अनीता चौधरी जो है वो झुंझुनू की है। अनीता चौधरी कहां की? झुंझुनू की है। इन्होंने पैरा जो रोविंग होता है, पैरा जो रोविंग आपका जो खेल है उसके अंदर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। अच्छा इसी में ही आपके पास में एक और है, इसको हम कह सकते हैं कि 2025 में, यानी मार्च 2025 में जो पैरा गेम्स हुए हैं, जो पैरा गेम्स हुए हैं वो हुए नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुए हैं? नई दिल्ली में हुए हैं। और इस नई दिल्ली में पैरा गेम्स हुए हैं जो आपके मार्च 2025 में हुए हैं। उसका जो थीम था वो ये था कि आपको अपनी बिल्ड योर कैपेसिटी, यानी बिल्ड योर कैपेसिटी, आपको कैपेसिटी के साथ में काम करना है। ठीक है। तो ये आपके इसमें क्वेश्चन यहां पर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है बिल्कुल। मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो क्वेश्चन हम जो पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका कोई सुझाव हो मुझे बताइएगा, हम उस सुझाव को लेकर काम करेंगे, उसमें साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे कि आपके लिए सब चीजें बड़े शानदार तरीके से हो। क्योंकि हमारा जो काम है यहाँ पर, मैं आपके यहाँ पर खड़ा हूँ, ये प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है, इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य यही है कि आपके लिए चीजें हम आसानी से उपलब्ध करा सकें और कुछ भी आपके लिए हेल्प कर सके, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट नॉट लीस्ट बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान दिवस पर आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम को सुमेलित कीजिए। जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, साप्ताहिक कार्यक्रम। देखिए पहला कार्यक्रम राज्य स्तरीय महिला कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम कौन सा आपका? राज्य स्तरीय महिला कार्यक्रम है। और ये यहां पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन देखिए, बीकानेर, फिर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, ये कहां पर है? ये भरतपुर में है। अंत्योदय कल्याण समारोह जयपुर, और राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट बाड़मेर। क्या सुमेलित है? क्या नहीं है सर। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम कहां पर हुआ है? ये हुआ है बाड़मेर में। यहां पर कर लीजिए, बाड़मेर में। तिथि भी है इसकी, ये तिथि है 25 मार्च को चालू हुआ था, है ना, 25 मार्च को, लेकिन कहां पर? बाड़मेर में। अच्छा इसका काम क्या था? इसका काम था कि लड़कियों के लिए आप जो गार्गी पुरस्कार है, या जो भी योजना बना रहे हैं, उज्ज्वला योजना बना रहे हैं, या फिर महिलाओं के लिए जो भी योजना बना रहे हैं, वो सब कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किए गए थे। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कार्यक्रम, अब जो किसान सम्मेलन है ये कहां पर किया गया? ये भरतपुर में नहीं है सर, ये बीकानेर में है। ये कहां पर है? बीकानेर में। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, इसके अंदर सबसे पहले तो किया गया है कि आपके राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कार्यक्रम में बांसवाड़ा के अंदर, यहां पर बांसवाड़ा में कार्यक्रम तो यहां पर हुआ है, लेकिन बांसवाड़ा में मक्का एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। मक्का एक्सीलेंस
सेंटर खोला जाएगा। कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर। और इसमें किसानों को अच्छे सुविधा पर ऋण देने की बात की गई है। बैलों से खेती करने पर जोर दिया गया है, जिससे हम जैविक खेती पर पुनः पुनः आ सके। और इसके अंदर क्या क्या, किसान जो निधि योजना की बात की थी मैंने, किसान निधि योजना की, जहां पर मैंने कहा था कि इसमें पैसा बढ़ाकर 9,000 कर दिया जाएगा, 6,000 केंद्र सरकार और 3,000 राज्य सरकार, उसकी बात की गई है। अंत्योदय कल्याण समारोह योजना, ये जयपुर में नहीं हुआ है सर, ये भरतपुर में हुआ है सर, भरतपुर में। और ये अंत्योदय कल्याण योजना कार्यक्रम जो हुआ है, ये हुआ है 27 मार्च को, 25, 26 और ये हुआ है 27 मार्च को। और ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। क्यों? क्योंकि सर इस कार्यक्रम के अंदर सबसे पहले तो पीएम जो अपना था सूर्य घर योजना वो आई है। दूसरा, इसी कार्यक्रम के अंदर आपके दीनदयाल उपाध्याय जो गरीबी जो योजना थी वो आई है, 300 करोड़ का प्रावधान किया है। इसी में ही आपके दादू दयाल, आपके घुमंतु सशक्तिकरण योजना है, मैंने जो बात की थी वो इसके अंदर आ गई है। ठीक है, तो ये सभी योजनाएं इसके अंदर यहाँ पर आ चुकी हैं। और अंतिम है राजस्थान, राइजिंग राजस्थान इंपैक्ट 1.0, ये जयपुर में है और अभी मैंने आपकी इसके बारे में बात की है। इसके अंदर 3 कार्यक्रम चलाए गए हैं, डिजिटल पॉलिसी का, लॉजिस्टिक पॉलिसी का, और सबसे लास्ट के अंदर आपके पास में चलाया गया है इसके अंदर जो हमने अभी आपके सामने यहीं पर बात की थी, यहां पर आपने देखा था, यहां पर वस्त्र पॉलिसी, वो उसकी भी बात की थी हमने। तो ये आपके लिए बेटा 50 क्वेश्चन का पिटारा था। मैं ये मानकर चलता हूं कि ये केवल 50 क्वेश्चन नहीं थे, 50 क्वेश्चनों के साथ में हर क्वेश्चन के साथ में मैंने 4-5 क्वेश्चन देने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पर राजस्थान की जो पॉलिटिकल है उसको भी जोड़ा है, ज्योग्राफी को भी जोड़ा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आप बस यूं ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और जो भी सुझाव हो उसके लिए हम सहर्ष तैयार हैं। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर मैं आपके लिए अप्रैल की चीज लेकर आऊंगा, अप्रैल की जीके लेकर आऊंगा, मार्च का बजट लेकर आऊंगा, और इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। और हाँ, अगर आपको उसकी पीपीटी चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, आप बस यूं ही पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। ओके।